वेजिटेशन पढ़ा रहा था, इतना तो पता है सबको। माउंटेन वेजिटेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं माउंटेन वेजिटेशन पढ़ाऊँ तो वो किसको बताता है? हिमालय। किसको बताता है? हिमालय। आप सभी बच्चे प्लीज अपने दिमाग में इस बात को रखिए, भारत के रिस्पेक्ट में जब मैं हिमालय वेजिटेशन की अगर बात करूँ, ठीक है, तो आप सीधा चले जाएगा आपका दिमाग हिमालय। किस पे चला जाएगा? हिमालय। माउंटेन वेजिटेशन इज हिमालय वेजिटेशन। ओके, तो जो माउंटेन वेजिटेशन है वो किस पे चला जाएगा? हिमालय। हिमालय वेजिटेशन को अल्पाइन वेजिटेशन भी बोल देते हैं, कभी कभी वो लिख देते हैं अल्पाइन वेजिटेशन। तो इतना आपके दिमाग में आ गया कि अल्पाइन वेजिटेशन को हिमालयन वेजिटेशन भी बोलते हैं, लेकिन ये जानना उतना ही सच है जितना कि झूठ है। आप नहीं समझ सकते बच्चे, वो हम टीचर बता सकते हैं। टीचर में भी सारे नहीं, मेरे जैसे दो चार बेवकूफ ही बता सकते हैं आपको कि अल्पाइन वेजिटेशन कहने को हिमालय के लिए होता है, बट वो हिमालय के लिए भी नहीं है। हिमालय में एक खास जंगल है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड है। उसके लिए क्या है? ये स्पेशलाइज्ड है। तो ऊपर से अगर आप देखेंगे कि हिमालय वेजिटेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि यस दिस इज अल्पाइन वेजिटेशन। क्या कहेंगे आप इसे? ये अल्पाइन वेजिटेशन। इज इट क्लियर? लेकिन अल्पाइन वेजिटेशन में भी एक वेजिटेशन है जिसके लिए खास रूप से ये नाम आता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में 2-3 कॉन्सेप्ट बताए थे। पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि जो हिमालय है उसमें एक रिसोर्स मिलता है। वो रिसोर्स क्या है बच्चे? फॉरेस्ट रिसोर्स। क्या है? फॉरेस्ट रिसोर्स। तो इस बात को याद रखिएगा कि हिमालय जो है वो अपने फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए, जंगल के संसाधन के लिए, रिसोर्स के लिए क्या है? वो फेमस है। यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? ठीक। उसके बाद ये कहा जाएगा कि हिमालय वेजिटेशन जो है वो, उसकी ऊंचाई कितनी मैंने आपको बताई थी? एवरेज हाइट 6 किलोमीटर। कितनी बताई थी? 6 किलोमीटर। तो जो 6 किलोमीटर की जो हाइट है, उस हाइट में सभी बच्चे प्लीज इस पर लाइन को मत भूलना कि हिमालय में 6 किलोमीटर के हाइट में, तो वो हाइट नहीं, वो एरिया लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एरिया। तो जब वो 6 किलोमीटर लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा वो हाइट की ही बात कर रहे हैं। तो 6 किलोमीटर हाइट में, यानी 6 किलोमीटर एरिया में, इस अर्थ पर जितने भी वेजिटेशन मिलते हैं, कहने का मतलब है इस अर्थ पर जितने भी वेजिटेशन मिलते हैं वो सब के सब हिमालय में, वो सब के सब क्या है? हिमालय में। इसलिए हिमालय वर्ल्ड का ओनली वन, एकमात्र एरिया, क्या बच्चे? एकमात्र एरिया है जहां पर इस अर्थ का सारा वेजिटेशन रिसोर्स मिलता है। प्लीज इस लाइन को मत भूलना, याद रहेगा आप लोगों को कि हिमालय वर्ल्ड का क्या है बच्चे? एकमात्र ऐसा एरिया है जहां 6 किलोमीटर में इस अर्थ पर जितना भी वेजिटेशन है वो सभी क्या है? उसमें पाए जाते हैं। पहले तो लाइन क्लियर हो गया? ठीक। दूसरी लाइन ये है कि अगर हिमालय में ये वेजिटेशन मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? तो आप लोग दिमाग में रखिएगा कि अगर हिमालय में इस वेजिटेशन को मिलना है तो ये जो वेजिटेशन है बच्चे वो आपको माउंटेन के स्लोप पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? स्लोप पर मिलेगा। यहीं से अंतर आ जाएगा। यहीं से क्या आएगा? अंतर आएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक रफ स्केच में अर्थ को बना देता हूँ। यहाँ समझिए, ये बीचों बीच क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। बैठकर टाइम क्या है? चलिए यहाँ पर क्या कीजिए? इट इज गिवन इक्वेटर है। अच्छा, आप यहाँ पर क्या कीजिए? तो यहाँ पर पोल है बच्चे। तो हम सभी जानते हैं कि इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या है? हाई है। ओके, और पोल पे टेम्परेचर क्या है? लो है। कोई दिक्कत नहीं? ठीक। तो अगर टेम्परेचर लो है इसका मतलब है पोल पर क्या जमा हुआ है? कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन यहाँ इक्वेटर है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर है। तो आपको मैंने सिखाया है कि जब हम 0 से 90 डिग्री पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। कम होता है, तभी तो यहाँ बर्फ जमी हुई है। तभी तो यहाँ क्या है? बर्फ जमी हुई है। तो सोचिए कि मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर लेता हूँ। इस तरह से क्या कर लेता हूँ? डिवाइड कर लेता हूँ। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वहां जो टेम्परेचर होगा, यहाँ वो टेम्परेचर अलग होगा, फिर वहां वो टेम्परेचर अलग होगा,
फिर यहाँ वो टेम्परेचर अलग होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप पोल की हो जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये टेम्परेचर कम होगा तो क्लाइमेट भी बदलेगा? क्लाइमेट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि ये टेम्परेचर तो सालों भर वैसा ही रहेगा। इसका मतलब है कि अगर सालों भर टेम्परेचर कम होगा तो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग क्लाइमेट हो जाएगा, और अलग अलग क्लाइमेट हो जाएगा तो फिर अलग अलग क्या हो जाएगा, वेजिटेशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि जंगल भी टेम्परेचर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अब इसी चीज को मैं हिमालय पर लेकर आता हूँ। देखिए बच्चे कैसे अपने आप नोट्स को सीख सकते हैं, आपको किसी तरह से घबराना नहीं। जैसे मान लीजिए कि वैली में टेम्परेचर हाई है, ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि वैली में टेम्परेचर हाई है और इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई है। हो गया इमेजिन कि वैली में भी टेम्परेचर हाई है और इक्वेटर पे भी टेम्परेचर क्या है, हाई है। दोनों इमेजिन किए, ठीक। लेकिन अगर मैं हिमालय के पीक पर जाऊं तो क्या यहाँ आइस नहीं है ना? तो पोल पर भी तो आइस है। तो फिजिक्स क्या कहता है कि जब टेम्परेचर 0 के नीचे होगा तो क्या बनेगा, आइस होगा। तो पोल पे भी टेम्परेचर 0 से नीचे है और हिमालय के पीक पर भी टेम्परेचर क्या है, 0 से नीचे है। तो फिजिक्स तो वही है। एक फिजिक्स कह रहा है कि आप जमीन पर जाइए और एक फिजिक्स कह रहा है कि आप ऊंचाई पर जाइए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि अर्थ पर जो टेम्परेचर है वो 2 तरीके से कम होता है। अर्थ पर टेम्परेचर क्या है, 2 तरीके से कम होता है। एक तो लैटिट्यूड बढ़ा दीजिए और दूसरा एल्टीट्यूड बढ़ा दीजिए। एकदम देखो कितना सिंपल है, लैटिट्यूड बढ़ा दीजिए और एल्टीट्यूड बढ़ा दीजिए। इज इट क्लियर? तो जब यहाँ पर लैटिट्यूड बढ़ा तो बर्फ जमा, यहाँ एल्टीट्यूड बढ़ा तो बर्फ जमा, लेकिन दोनों की फिजिक्स तो टेम्परेचर है ना? तो अब जरा क्लियर कीजिए कि मैं हिमालय में भी ऐसे ऐसे बेल्ट बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ जो टेम्परेचर है यहाँ अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है और यहाँ का भी टेम्परेचर अलग है। तो क्या मैं कहूँ क्लाइमेट भी अलग अलग है? क्लाइमेट में क्या है, अलग अलग है। और क्लाइमेट अलग अलग है, इसका मतलब है जंगल भी अलग अलग है। तो अगर मैं हिमालय को पढ़ा दूं तो वो तो ऊंचाई पर पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर उसी चीज को जमीन पर रख दूं तो क्या 0 से 90 नहीं हो जाएगा? ठीक समझ में आया? इसका मतलब पढ़ा तो रहा हूं हिमालय, लेकिन अगर उसी को आप जमीन पर रख लेंगे बच्चे तो वो क्या हो जाएगा, 0 to 90 हो जाएगा। देखो काम तो सफल हो गया। आई बात समझ में? इसीलिए हिमालय को कहा गया है कि हिमालय वर्ल्ड लेवल पे फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए फेमस है और सब हिमालय की गोद में। आगे समझ में? इसका मतलब है अब एकदम इजी वे में समझिएगा कि देखिए हिमालय या किसी भी, अब बार बार हिमालय नहीं बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा कि माउंटेन रीजन में, ठीक है, या माउंटेन में जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ऊंचाई पर टेम्परेचर कम होता है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, जितना आपने सीखा उसी को लिखिए, ये आपके दिमाग के अंदर नोट्स होगा। और सुनिए बच्चे, एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, प्लीज इसकी एक एक लाइन याद रखना, मैं क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। इट इज क्लियर? क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? आप लोगों के डर तो नहीं बैठ गया है कि सर वो पेड़ से घंटा तोड़ने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। आपको पता है मैं कितने डर होगा आदमी। चलो, लेकिन आप लोगों ने मैं ऐसे दिन रात 24 घंटे डर में जीता हूँ। चलिए लिखेंगे सभी लोग, विद हिमालय माउंटेन सिस्टम लिखते हैं। और देखिए कितना इजी है समझना, पढ़ाई से ध्यान नहीं समझ में आया? बहुत गुस्सा आता है मेरे को, सबके बोल रहा हूँ क्योंकि करियर चाहिए ना सबको। गुड। बड़े भाई को कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए लिखिए, क्या लिखा आपने? विद हिमालयन माउंटेन सिस्टम विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ध्यान दीजिएगा एल्टीट्यूड कहा है, विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। क्योंकि जानते हैं ये सब चैप्टर मुझसे बहुत डिफिकल्ट है, पर आपको इजी करके पढ़ाना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, किसके साथ बच्चे? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, और क्या इंक्रीजिंग है? तो इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ क्या मैं कहूँ, स्लोप भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने लिखा विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड स्लोप, एंड स्लोप, क्योंकि स्लोप भी तो है वो, एंड स्लोप, एंड स्लोप। ठीक है, टेम्परेचर गोज टू डिक्रीज, एकदम सिंपल लिखे, टेम्परेचर गोज टू डिक्रीज, टेम्परेचर गोज टू डिक्रीज।
एकदम क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि हिमालय पर जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ेगी, स्लोप बढ़ेगी, बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। तो जब टेम्परेचर घटता है तो क्या मैं कहूँ कि क्लाइमेटिक पैटर्न बदलता जाएगा, क्योंकि हर एक टेम्परेचर पे क्लाइमेट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने लिखा टेम्परेचर गोज टू डिक्रीज, hence there are different climatic patterns, hence there are different climatic patterns, hence there are different climatic patterns, different climatic patterns, there are different climatic patterns with the slope, with the slope, with the slope, with the slope। किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्लोप के साथ क्या होगा, क्लाइमेटिक पैटर्न तो बदलेगा। अब क्लाइमेटिक पैटर्न बदलेगा तो क्या मैं कहूँ कि वेजिटेशन पैटर्न बदलेगा। so vegetation patterns also change, so vegetation pattern also changes, so vegetation pattern also changes, vegetation pattern also changes। वेजिटेशन पैटर्न में क्या होगा, चेंज होगा, बदलेगा। अब पता चला क्यों हिमालय की गोद में अलग अलग जंगल है। समझ में आया बच्चे? तो ट्रिक याद रखिएगा, जमीन पर बिछा देंगे तो 0 से 90 और हिमालय पे रख देंगे तो फिर ऊपर की ओर जाना। और यही लॉजिक हर जगह अप्लाई कर देना, घबराने का नहीं, हर जगह अप्लाई कर देना। आ गया समझ में? ठीक। लेकिन इतना बताने के बाद मैं आपको बता दूं कि हिमालय की गोद का एक ही जंगल है जो आपको पढ़ना है, एक ही जंगल है जो पढ़ना है, ठीक है? तो मैं उस जंगल को पढ़ाने से पहले आपको एक अलग तरीके का ग्राफ देने जा रहा हूँ। दिस इज द ट्रेमेंडस ग्राफ ऑफ ज्योग्राफी। ये ग्राफ अगर मैं आपको सिखा दूंगा, देखिए ये मैचलेस है, मिल गया कहीं किसी बुक में तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है? तो मैं जैसे मैं ग्राफ को भी बनाऊंगा, प्लीज आप सभी बच्चे एज इट इज बनाइएगा, एज इट इज, और समझने की कोशिश कीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा, टेम्परेचर बदल रहा है तो क्लाइमेटिक पैटर्न बदल रहा है, ओके? टेम्परेचर बदल रहा है तो क्लाइमेटिक पैटर्न बदल रहा है, और उसी क्लाइमेटिक पैटर्न से हम इसको कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, ट्रिक देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ देखिए, इस तरह से पहले हिमालय माउंटेन को शो किया। इज इट क्लियर? देखिए, ग्राफिंग करने का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी लकीर खींच दें, नहीं, समझना होगा। अब इधर में हम आएंगे तो ये कौन सा हिमालय है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये कौन सा हिमालय है, वेस्टर्न। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि वेस्टर्न हिमालय को किसका दर्जा दिया गया है, जंगल के लिए, बता? वेरी गुड, हॉट स्पॉट दिया किसका, हॉट स्पॉट जंगल के लिए। ये मैंने लिखवा दिया, वैसे मैं लिखवा दूंगा, बस रिलैक्स, वो मेरे ऊपर है। चलिए, ईस्ट हिमालय और वेस्ट हिमालय, हिमालय की एवरेज हाइट 6000 मीटर है। तो आप इमेजिन कीजिए कि मैं जमीन से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जा रहा हूँ इस पहाड़ पर। इज इट क्लियर? मैं ग्रेटर हिमालय जा चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा ख्याल आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले बच्चे सब लोग देखिए, क्या हाइट लिखा है मैंने, याद रहेगा? ठीक, क्या हाइट लिखा है मैंने, ठीक है? क्या लिखा है? 33। सब हिंदी में बोल रहे थे और कह रहे थे हिंदी में, इंग्लिश में आ गए। क्या बोल रहे हैं 33 हिंदी में? क्या 33? हाँ, चलिए, मुझे लगा कि शायद इधर नहीं पढ़ता है ना, आप लोग जनरली तो हिंदी तो नहीं कर रहे। 1418 इंग्लैंड से है, 1418 पहले हाइट दिख गया ना सबको हाइट? देखिए, वो ये भी पूछते हैं, ये बहुत शरीफ होते हैं, उसी शरीफी से बड़ा हुआ। सबसे पहले मैं जमीन से कितनी हाइट पर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं बच्चे? ठीक, देखिए यहाँ क्या लिखा मैंने, भारतीय क्लाइमेट है ट्रॉपिकल, तो लगेगा ही क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी।
ट्रॉपिकल, देखिए क्या लिखा है मैंने, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्या लिखा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ठीक है, एंड सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन, एकदम क्लियर। तो अब अगर पूछा जाएगा कि बताइए क्या हिमालय में एवरग्रीन वेजिटेशन है, बोलना यस, बिलो 1400 टू सरफेस, समझ में आया, क्योंकि वहाँ पानी होती है, नदियाँ वगैरह उतरती हैं और बारिश के ढाल का पानी गिरता है, समझ में आया, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लियर है कि 1400 मीटर की हाइट तक, 1400 मीटर की हाइट तक आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी दोनों जंगल मिलना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर 1400 से 1800 मीटर पर हम आए, ट्रिक देखिएगा, यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, तो ट्रॉपिकल क्या बन जाएगा, ट्रॉपिकल क्या बन जाएगा, आपने क्या वर्ड यूज किया था बड़े भाई, आपने अभी जो यूज किया सब ट्रॉपिकल, बात खत्म। प्रधानमंत्री से छोटा उप प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट से छोटा वाइस प्रेसिडेंट, क्या दिक्कत है। तो ट्रॉपिकल जब ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ट्रॉपिकल किसको बदल जाएगा, सब ट्रॉपिकल, क्या दिक्कत है, जानते तो है, गुड ब्रो। चलिए अब यहाँ पर क्या कीजिए, ट्रॉपिकल क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मैंने क्या कहा, अब आप लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, प्लीज खुद पर विश्वास कीजिए, हमारे जैसे किसी लोगों की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने स्ट्रांग हैं, बस अब आगे बढ़ो, बस इतना जानो, अपना आगे बढ़ो। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन था ना, तो टेम्परेचर कम हो गई तो एवरग्रीन का नेचर कम हो जाएगा, तो एवरग्रीन का नेचर कम हुआ तो सेमी एवरग्रीन, तो दोनों तो यहाँ है, लेकिन सेमी एवरग्रीन का भी नेचर गिर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पतझड़ होता है ना, डेसिड्यूअस, क्या बताया था ना, क्या हो जाएगा, डेसिड्यूअस। तो सब ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस वेजिटेशन, दिख गया ना, पतझड़। देखो आपने दिमाग से ग्राफ बना लोगे, आगे समझ में। तो याद रखिएगा कि जब 1400 से 1800 मीटर पे जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, और सब ट्रॉपिकल भी क्या हो जाएगा, आपको डेसिड्यूअस वेजिटेशन हो जाएगा, पतझड़ हो गया ना, पत्ते गिरने लगे, ठीक है। अब देखिए अब किस हाइट पर है मैं, 1800 से 2500 मीटर, ठीक है। तो टेम्परेचर और कम हो गया, तो सब ट्रॉपिकल किस में बदल जाएगा, ये मैं सोचिए तो पढ़ा है, ट्रॉपिकल के बाद क्या आता है ऊपर, अरे ट्रॉपिकल जोन के बाद क्या था ऊपर, टेम्परेचर हो गया सिंपल, गुड, समझ में आया। ट्रॉपिकल क्या बनेगा, टेम्परेट, क्योंकि ट्रॉपिकल जब सब ट्रॉपिकल बना तो उसके बाद क्या बन जाएगा, टेम्परेट। तो देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, टेम्परेट, टेम्परेट, कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेट। फिर देखो क्या लिखा मैंने, ब्रॉड, मतलब बड़ा, ब्रॉड। फिर देखो क्या मैंने लिखा, लिप्स, लिप्स मतलब पत्ते, ठीक है। तो ब्रॉड लिप, चौड़े पत्ते, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है। टेम्परेट, ब्रॉड लिप, मिक्स्ड, क्या लिखा मैंने, मिक्स्ड मतलब मिला जुला, यानी यहां जो आएगा उसी का मिला जुला, क्लियर है बच्चे। मिक्स मतलब क्या होगा, इसका और इसका, तभी तो मिक्स होगा, तो क्या हुआ, मिक्स्ड। फिर देखिए क्या लिखा मैंने, डेसिड्यूअस वेजिटेशन, एकदम सिंपल। तो हिमालय में मिक्स्ड वेजिटेशन भी मिलता है, बनाया मैंने 1800 से 2400 और 2500 मीटर पे, क्लियर है। इसी को टेम्परेट भी बोलते हैं, इसी को ब्रॉड लीफ भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा अब देखिए किस साइड पर गया मैं, 2500 से 3300, तो टेम्परेट ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर और कम होगा, पोल तो बर्फ हो जाता है ना। तो देखिए यहां पर क्या लिखा मैंने, टेम्परेट, ये कौन ध्यान रहा, यहां गया, चलिए देखिए ये क्या है बच्चे, टेम्परेट, क्या लिखा मैंने, टेम्परेट। लेकिन याद रखना सर ये डेसिड्यूअस बदलेगा, क्योंकि मिक्स लिखा है आपने, तो जैसे ऊपर गया तो मेरे लिखते ही आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये जंगल है। टेम्परेट, कोनिफेरस,
याद आ रहा है? हिमालय है कोनिफेरस, देखो ले आ गया टेम्परेट कोनिफेरस, या दूसरा नाम एल्पाइन। तो एल्पाइन जनरली किसके लिए बोला जाता है? कोनिफेरस के लिए। तो ऊपर से हिमालय वेजिटेशन को लोग बोल देते हैं अल्पाइन, लेकिन ये जनरली होता किसके लिए है? कोनिफेरस के लिए। आई रिपीट, किसके लिए होता है? कोनिफेरस के लिए, उसको नहीं भूलिएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखिए टेम्परेट कोनिफेरस यानी एल्पाइन, या इसी का अगला नाम टैगा। नाम सुना है आप लोगों ने? समझ में आया? आपको क्या लगा नहीं बोलेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हर काम करूंगा, ये चीज के लिए आपको बेस्ट दे रहा हूं, बस आपको बेस्ट अपना करना है। समझ में आया? ठीक, तो क्या कीजिएगा, और देखिए मैं न तो मैं छोटा बोलता हूं और न मैं कम घमंडी हूं, मैं वही बात बोलता हूं कि आपको बेस्ट दे रहा हूं, बस इसकी पॉलिसी अब आपके ऊपर है, आपने आपको आप जितना अपग्रेड करना है। इज इट क्लियर? अब देखिए टेम्परेट कोनिफेरस या एल्पाइन या टैगा या बोरियल, क्या बोरियल, क्या बोरियल वेजिटेशन। आगे समझ में? तो देखिए टेम्परेट को नहीं भी लिखेंगे, वो कोनिफेरस भी लिखेंगे, वो टेम्परेट कोनिफेरस भी लिखेंगे, घबराइएगा नहीं, कोनिफेरस टेम्परेट में होता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला मैंने? टेम्परेट कोनिफेरस या एल्पाइन या टैगा या बोरियल वेजिटेशन। लिखकर बोरियल क्वेश्चन पूछ दिया, हवाई नहीं लगा सर बोरियल क्या होता है, तो मुझे तो कॉन्फिडेंस लगा कि बोरियल क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत किताबों में इतनी मेहनत की है, तो आगे पता चला क्या इस तरह से वो सेट कर देते हैं। आगे समझ में? ठीक, तो टेम्परेट कोनिफेरस एल्पाइन वेजिटेशन इसी को बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब 3300 देखिए, कौन सा ये 3300। देखिए मैंने 3300 के सामने एरो दिया है, प्लीज देखिए किसके सामने दिया मैंने? 3300 के सामने एरो दिया है, और एरो देकर देखिए मैंने क्या लिखा है, जरा पढ़िए तो बच्चे सभी लोग। टिम्बर लाइन, क्या लिखा है? टिम्बर लाइन। तो बताइए हिमालय में टिम्बर लाइन की ऊंचाई पर है 3300 मीटर। लेकिन क्या आप में से कोई भी पढ़ा लिखा व्हाट इज टिम्बर लाइन क्या होता है जानते हैं? पूरी सांसद दीर्घा शांत है। क्या उसके बाद वेजिटेशन नहीं। चलिए टिम्बर लाइन के बाद क्या लीजिए, क्या लिखा मैंने? टुंड्रा वेजिटेशन। टिम्बर लाइन के बाद क्या होता है? टुंड्रा वेजिटेशन। मैंने नहीं कहा आप सही है या गलत है। टिम्बर लाइन के बाद क्या होता है? कौन सा वेजिटेशन होता है? टुंड्रा वेजिटेशन। और टुंड्रा वेजिटेशन के बाद हम कहां पर आ गए? टॉप पर आ गए, यानी पोल पर पहुंच गए, वहां भी बर्फ और यहां भी बर्फ। तब आपको यहां पर क्या मिलेगा? ऊपर पोलर वेजिटेशन। लीजिए आ गया ना? तो यही जमीन पे बिछा देंगे तो 0 से 90, और पहाड़ पे लगा दीजिएगा तो टॉप पर, और ये निकल गए। एकदम सिंपल, सबको याद रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहले सभी बच्चे इसको थोड़ा सा केयर कीजिए। इज इट क्लियर? देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं ये स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है? स्लोप बढ़ रहा है, तो इस स्लोप के साथ क्या बढ़ रहा है? एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। तो स्लोप बढ़ रहा है और स्लोप के साथ क्या बढ़ रहा है? एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, स्लोप बढ़ रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, यहाँ पर आ जाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज केयर कीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर ड्राइनेस है क्योंकि ये समुद्र के दूर है, ठीक है? देखिए आपको समझा दिया है, यहाँ आप थोड़ा ज्यादा समझेंगे। चलिए मैं ग्राफ के पास आगे समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए सभी लोग, ऐसे मैंने एक बैरियर बना दिया, ये वेस्ट हिमालय, ये ईस्ट हिमालय। इमेजिन कीजिए इक्वेटर के नजदीक वेस्ट हिमालय या ईस्ट हिमालय, इक्वेटर के नजदीक वेस्ट हिमालय या ईस्ट हिमालय, नजदीक, क्योंकि देखिए नीचे की ओर है।
गुड, माय मिस्टेक, ये सही नहीं, बहुत बड़ी गलती थी। मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैंने खुद इस वेस्ट गलत लिखा है। थैंक्स। चलिए बहुत बड़ी गलती है। बहुत अच्छा बच्चा, क्या कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये ईस्ट हिमालय है और ये वेस्ट हिमालय है। तो इस हिमालय में देखिए इक्वेटर में क्या है, पास है। तो इक्वेटर के पास है तो टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि वेस्टर्न हिमालय सॉरी ईस्टर्न हिमालय की तरफ टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब यहां क्या लिखिए, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन है, वेस्ट हिमालय या ईस्ट हिमालय? ईस्ट हिमालय। इसका मतलब ईस्ट हिमालय में टेम्परेचर फिर ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरी बात, समंदर के पास ईस्ट हिमालय है वेस्ट हिमालय? इसका मतलब फिर भी टेम्परेचर तब ज्यादा होगा। यानी ये तीनों कॉन्सेप्ट कहता है कि ईस्टर्न हिमालय में वेस्टर्न हिमालय की तुलना में टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर इस हिमालय में देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में देखिए क्या कीजिएगा, उसके कंपैरिजन में यहाँ टेम्परेचर भी कम है और ह्यूमिडिटी भी क्या है, कम है। इसलिए वेस्टर्न हिमालय के तरफ ड्राइनेस है, सूखापन है। लेकिन इधर अगर आप चले जाएंगे तो इधर ह्यूमिडिटी है, चिपचिपापन है। इज इट क्लियर? पानी है पूरा। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि इसके कंपैरिजन में यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। अंतर सीखिएगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, तभी तो ये बेल्ट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ ऊंचाई ज्यादा होना होगा ना। क्या करो फिर से, यहाँ टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो जब आप ऊंचाई की ओर जाएंगे तभी तो टेम्परेचर कम होगा, तभी तो वेजिटेशन बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए उसके कंपैरिजन में यहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी कम था, तो यहाँ इतनी ऊंचाई पर ये वेजिटेशन बन रहा था। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पे ऊंचाई को और ज्यादा होना होगा ना, तभी तो टेम्परेचर कम होगा, वेजिटेशन बदलेगा। इसका मतलब है कि वेस्टर्न हिमालय में जो ऊंचाई है वेजिटेशन पैटर्न की, वो ईस्टर्न हिमालय में क्या है, थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। समझ में आया? छाप दीजिए। यही है, इसी ग्राफ की मदद से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, इसलिए मैंने बोला कि आप इसको समझिए। अब कोई भी बुक को पढ़िए, आपका मजा टाइप आ जाएगा। एज इट इज इस ग्राफ को उतारिएगा, ठीक है। और गैप कीजिएगा, ऑप्शनल वाले बच्चे उनको ज्यादा इन चीजों पर फोकस करना है। अब लगभग गर्मी आ ही गई है यहाँ से, तो क्लासरूम में कोई गर्मी नहीं, जबकि ऑलरेडी फील नहीं हुआ था, आज मुझे कोई गर्मी लगे। वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। और मैं इधर नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा रखा है, तो मैंने देखा बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी। पहाड़ के ऊपर लगता है पहाड़ी एरिया है, लेकिन इतना पसीना हालत खराब, पूरे टी शर्ट गीली हो जाती है। थोड़ा सा शाम में वॉकिंग पे टहलने निकला था, इतना गर्मी, ह्यूमिडिटी। और एक तो धूप आ जाता है, उसमें से पोल्यूशन गाड़ियों का
चलिए आप तो बनाइए, जब हो जाए तो सूचना दे देंगे। पूछो क्या हुआ, मैंने पूछो क्या हुआ, क्या नहीं समझा, बोलो मैं बोल देता हूँ। देखिए ऐसा नहीं कीजिएगा कंफ्यूजन में कुछ गलत ना लिखिए, इसलिए तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। पूछने की सेवाएं जो है निःशुल्क है। छप गया, छप गया कहाँ? गुड, दिमाग में छपना चाहिए। कॉपी किताब तो सब मुंह में है, यही रहता है। ओके भैया, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो बच्चे यही है हिमालय वेजिटेशन का पैटर्न, दोनों तरफ यही होगा, दोनों तरफ यही होगा। अब देखिए वो क्वेश्चन पूछते हैं वो हिमालय में क्या होता है, देख लगेगा कोई नहीं उड़ा। ओके, अब यहाँ पे सभी लोग क्लियर कीजिएगा, इज इट क्लियर? तो जैसे क्लियर कीजिएगा, आपसे पूछेंगे कि आप हिमालय में वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, आई रिपीट वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, वेजिटेशन पैटर्न को सीक्वेंस लगाइए। तो वेस्ट से ईस्ट आ रहे हैं ना, यही सीक्वेंस पैटर्न दिख रहा है, लेकिन याद रखना इधर से जा रहे हैं तो फिर इधर उधर भी तो रहे हैं, यानी यही सीक्वेंस यहाँ उल्टा भी हो जाएगा। इसलिए क्या कीजिएगा, वो कैसे सीक्वेंस पूछ रहे हैं, इधर ये जाते और फिर इधर ये आते। तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा कि घर में यही चीज यहाँ भी लिख लीजिएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, फिर से नक्शा बना लीजिएगा, कोई तकलीफ तो नहीं होगा, ठीक है, एक कम ही खर्च होगा। तो इसी चीज को फिर यहाँ भी लिख लीजिएगा बच्चे, ताकि आने और जाने वो जैसे भी सीक्वेंस पूछे आप बना सकते हैं, वो ऐसे ही पूछते हैं, इसीलिए आंसर बनाए। अच्छा जानते हैं इसमें कौन है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जिससे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए इसमें कौन इम्पोर्टेंट है सब जंगलों में? जैसे टॉपिक का पढ़ाया नहीं क्या आपको? और सोचिए इन पांचों में इतना लिखवा, इसमें कौन है जो इम्पोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आएगा? क्योंकि क्या कीजिए ट्रॉपिकल, सेमी एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल ये सब पढ़ा चुका हूं। वो पूछेंगे आपसे कोनिफेरस फॉरेस्ट, हेडिंग बनाइए, कोनिफेरस पूछेंगे, बाकी सब तो कुछ नहीं है, पूछेंगे कोनिफेरस से तो फिर क्या करेंगे? जी एकदम से, अब उसी को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। चलिए आप क्यों यहाँ पे जैसे मैंने आपसे क्या कहा, आप W2E जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? W2E जा रहे हैं, ठीक है, ये मैं समझ गया, सबको बताना है, फिर क्लियरिटी नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर आपने पूछा W2E जाना है, तो आपने ऐसे और फिर ऐसे कहा, नहीं W2E तो ऐसे होता है। ट्रिक देखिए, ट्रिक मान लीजिए इस जंगल को मैंने 1 बोला, इसको क्या बोला 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, यही बोला ना। तो जब इधर आएगा तो 6 इधर भी तो मिलेगा, 5 इधर भी तो मिलेगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो जब इधर से इधर जा रहे हैं तो ऐसे पूछेगा, फिर ऐसे पूछेगा, तभी ना ऐसे जाइएगा। तो हो सकता है दो नाम इधर कर देते, दो नाम इधर कर देते, मैच कीजिए, मिला लीजिए, ठीक। या ऐसे पूछेंगे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तब ये बनाइए, या पूछेंगे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये बनाइए। लेकिन अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो ऐसे जाएंगे ना, तो हो सकता है दो नाम इधर कर देते, दो नाम इधर कर देते, आपको सीक्वेंस मिलाना। आया समझ में? इसलिए कहा कि
नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। आप ऐसे बोलिए कि ये तो वेजिटेशन नहीं, तो ये हिमालय में जब हम स्लोप के साथ ऊपर जाते हैं तो ऐसे मुझे जंगल मिल जाता है, तो ये तो आप जान ही गए। अब वो कैसे क्वेश्चन पूछे, हो सकता है वो बेस्ट टूरिस्ट पूछ दे, स्टूडेंट्स पूछ दे, वो तो ऊपर है। तो आप सेट कर लेते हैं ऐसे जाना है या ऐसे जाना है। तो ऐसे जाना है तो इधर से भी ऐसे बात वही हो रहा है, तो इधर का सीक्वेंस इधर का सीक्वेंस सुना दीजिए, हो गया। या ऊपर से नीचे पूछे तो ऐसे, नीचे से ऊपर पूछे तो ऐसे, बस वो कैसे भी पूछेंगे सीक्वेंस आपको सेट कर देना, पर यही होता है। आगे समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, एनीबॉडी? कोई कंफ्यूजन किसी को? गुड, चलिए अब यहाँ पर सभी लोग क्या कीजिए, हेडिंग दीजिए कोनिफेरस फॉरेस्ट और लिख के डैश दे दीजिए। कोनिफेरस फॉरेस्ट को लिख करके डैश दे दीजिए, या इसका पूरा नाम लिख लीजिए, पूरा नाम भी लिखिए, ट्रॉपिकल ये टेम्परेट कोनिफेरस अल्पाइन टाइगा बोरियल वेजिटेशन लिख के डैश दे दीजिए। कहने का मतलब है कि आपके पास पूरी जानकारी एक जगह है, और क्या लिख के डैश दीजिए। और इसको बखूबी बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको अपनी मजा टाइप करा देगा, लेकिन इसको समझना होगा। क्लियर हो गया? ओके एवरीवन, ठीक है? ओके, सबसे पहले याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि कोनिफेरस फॉरेस्ट की क्या है, अल्पाइन फॉरेस्ट है, यही टाइगा है और यही बोरियल है। इट इज क्लियर? तो केयर कीजिएगा कि पहले देखिए ये हिमालय में किस हाइट पर मिलता है, क्या बोलिएगा? 2500 से 3300 मीटर के बीच। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। इट इज फाउंड बिटवीन 2500 meter to 2500 meter to 3300 meter altitude with the slope of Himalayan mountain, अब एक चीज क्या कीजिएगा सभी लोग, भारत में और भी माउंटेन के बारे में मैंने पूरा पढ़ा है, प्लेटू में सब पढ़ा है, क्योंकि सब तो ऊंचे हैं भाई। देवमाली को भी देखिए ऊंचाई लगता है, आपका अन्नामलाई नीलगिरी की ऊंचाई लगता है, लेकिन मैंने साफ लिखवा दिया हिमालय। रटे रहिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हिमालय में मिलता है, किसी में नहीं मिलता। तो अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछे तो सर तो फिर दूसरे में क्यों नहीं मिलता है, और भी तो ऊंचे माउंटेन है, इसलिए नहीं मिलता कि इस ऊंचाई का कोई नहीं, किसी की भी इतनी ऊंचाई नहीं है। इसलिए भारत में ये जो अल्पाइन वेजिटेशन है, कोनिफेरस वेजिटेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ हिमालय में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। प्लीज इसको याद रखिएगा, हिमालय में और किसी में नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर आगे लिखिएगा। अच्छा, ये तो आप लोगों ने लिख लिया कि हिमालय की गोद में 2500 से 3300 मीटर के ये बीच मिलता है, ठीक है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, बिना पढ़ाई पूछ रहा हूँ। मान लीजिए कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, ये जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है, कौन सा फॉरेस्ट बच्चे? कोनिफेरस जो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट जो है एवरग्रीन है या डेसिडुअस? तो क्या जवाब दिया जाए? क्या डेसिडुअस। अच्छा, क्लियर हो चुका? क्यों? क्योंकि जो एवरग्रीन होता है वो जनरली टेम्परेचर की बात करता है, इसीलिए जहाँ ट्रॉपिकल होगा, जहाँ हाई टेम्परेचर होगा, वहीं पर क्या होगा? एवरग्रीन होगा। अलग अलग सब एवरग्रीन नहीं हो सकता, क्योंकि 2500 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर क्या आता है? कम हो जाता है। इससे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी जंगल जो है वो एवरग्रीन हो जाए। कोई बात समझ में आया? लेकिन आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी जंगल के बारे में देखिए। इट इज एवरग्रीन वेजिटेशन। इट इज एवरग्रीन वेजिटेशन। इट इज एवरग्रीन वेजिटेशन। लिखवा दिया ना, गलत कर दिया ना, वहां गलत लिखवा दिया ना। यही तो हमारा काम है। सुनिए सभी लोग, यही लॉजिक आपको लोग सिखाते हैं। आई रिपीट, हिमालय की गोद में कोनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो एवरग्रीन
क्या है वो? एवरग्रीन। एवरग्रीन होता क्या है पहले इसको समझिए। एक फॉर्मूले से सिखाकर अपनी बात को यहाँ सच कर देता हूँ। इस तरह से अगर कोई आपको सिखाए तो भगवान उन्हें खुश रखे, पर आप थोड़े दुखी हो जाएंगे। पहले जान लीजिए कि जो कोनिफेरस है वो एवरग्रीन होता है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पहले होता क्या है, एवरग्रीन का मतलब समझिए, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए एवरग्रीन किसकी बात करता है? वाटर की। किसकी बात करता है? वाटर की। कहा जाता है कि मार्केट में दो ही चीज होता है, एक होता है डिमांड और दूसरा क्या होता है? सप्लाई। यही इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई का गेम है। तो कहा जाता है कि डिमांड जितना हो, अगर उससे ज्यादा क्या हो जाए? सप्लाई। मान लीजिए मुझे 5 की जरूरत है और मुझे 5.25 मिल जाए, 5.5 मिल जाए, तो डिमांड से ज्यादा क्या होगी? सप्लाई। तो ये सरप्लस है या माइनस है? सरप्लस है। तो पेड़ को मान लीजिए 5 लीटर पानी चाहिए और उसको 10 लीटर पानी मिल जाता है, तो डिमांड से ज्यादा क्या है? सप्लाई। तो पेड़ तो एवरग्रीन हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा एवरग्रीन का एक ये भी परिभाषा है बच्चे कि जब डिमांड की तुलना में सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो वो मिट्टी अपने आप क्या जन्म दे देगी? एवरग्रीन वेजिटेशन। और इसको मैं अभी साबित करूँगा। ये चीज़ क्लियर? ठीक है, आप लोग इसको नोट में लिख लीजिए, NOT नोट में लिख लीजिए, और मैं इसको साबित कर दूंगा। तब पता चलेगा कि हिमालय की गोद में भी अगर आप देखेंगे बच्चे तो आपको वहाँ पर एक एवरग्रीन वेजिटेशन मिलेगी। समझ में आया? Please always remember that coniferous forest is not deciduous. Actually, हमेशा हाँ तो मैं बताऊँ सब बता रहा हूँ। प्लीज बोलिए। हाँ तो वही तो बोला कि गलत हो। मैंने यही कहा कि सुनिए आपको जनरली ऐसे बता रहे हैं तो अब आप अपने लॉजिक से चलिएगा कि नहीं ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, दूसरी जगह हो सकता है। जब डिमांड की तुलना में सप्लाई ज़्यादा होगा तो जंगल क्या हो जाएगा? एवरग्रीन। अब इसी चीज़ को मैं साबित करूँगा कि कैसे हुआ। तो पहले याद रखिएगा कि जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है वो कैसा फॉरेस्ट है बच्चे? वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इतना तो पहले सबको याद रखा, ठीक। अच्छा, और ये हिमालय में 2500-3300 मीटर की ऊंचाई पर है। बताइए यहाँ टेम्परेचर कम है ज़्यादा है? कम होगा। सिंपल लिखिएगा, इट इज लेस टेम्परेचर एरिया। लीजिए और मैं अपनी बात को क्लियर करके जा रहा हूँ, बस आप समझते चलिएगा। इट इज लेस टेम्परेचर एरिया, इट इज लेस टेम्परेचर एरिया, यानी लेस टेम्परेचर का एरिया है। यहाँ टेम्परेचर भी क्या होगा बच्चे? कम होगा। अच्छा, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ कर बताइएगा कि ठीक है यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, लेकिन ऊंचाई तो है, ऊंचाई तो है, बारिश की होगी, तो मेरे ख्याल से बारिश से स्नोफॉल में हो जाएगा, क्योंकि हिमालय में स्नोफॉल तो होता है। और 2500 से 3300 मीटर की ऊंचाई कम तो होती नहीं। इसका मतलब ये कैसा बेल्ट है? स्नोफॉल का। किसका बेल्ट है? स्नोफॉल। लिखिए, इट इज अ स्नोफॉल एरिया, इट इज अ स्नोफॉल एरिया, इट इज अ स्नोफॉल एरिया, इट इज ए स्नोफॉल एरिया, यानी बर्फबारी का एरिया है। चलिए इमेजिन कीजिए, अब आपको कुछ मैं इमेजिन करवा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि यही वो एरिया है, हम लोग हिमालय पर हैं, 2500 से 3300 मीटर की हाइट पर, और यही वो एरिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर बर्फबारी हुई है, तो जमीन पर क्या बिछ गई है? बर्फ बिछ गई है ना, ठीक। दूसरी बात है, हिमालय से बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, उसका भी मॉइस्चर होगा। छोटे छोटे बहुत सारे वाटर के सोर्सेज होते हैं, उनका भी पानी होगा। तो मान लीजिए अगर जमीन पर बर्फ बिछी है तो क्या ये बर्फ पिघलेगी? नहीं पिघलेगी। और अगर ये बर्फ पिघलेगी तो मॉइस्चर किस में जाएगा? मिट्टी में। इसका मतलब मिट्टी मॉइस्चर एज्यूम कर लेगी, और अगर मिट्टी मॉइस्चर को एज्यूम कर लेगी तो पेड़ के जड़ को क्या मिलेगा? मॉइस्चर, यानी डिमांड की तुलना में सप्लाई क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। दूसरी बात, लो टेम्परेचर है, इवेपोरेशन कम होगा, तो पेड़ पौधे से पानी भी जल्दी नहीं उड़ेगा, तो इवेपोरेशन भी कम हो गया और मिट्टी में मॉइस्चर हो गया। तो पेड़ को जब मॉइस्चर मिल ही गया, इवेपोरेशन भी कम हो गई, तो क्या डिमांड की तुलना में सप्लाई ज़्यादा नहीं हुई?
और जंगल किस में बदल गया? एवरग्रीन में। इसलिए कोनिफेरस क्या है? एवरग्रीन। आ गया समझ में? क्लियर है? लिखिएगा जी। हाँ सुनिए, मैंने क्या कहा था? लो टेम्परेचर एरिया, मैंने 0 या माइनस नहीं कहा। अब और ये जो आपने पूछा, मैं अभी इसको क्लियर करूंगा, पूरी कॉन्सेप्ट से क्लियर करके दूंगा। थोड़ा सा बस समझाइएगा, आपका भी क्वेश्चन था और आपका भी, दोनों का भी मैं क्लियर करके दे देता हूँ एक साथ। चलिए, यहाँ तक तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये जंगल किस में बदल गया? एवरग्रीन में बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बर्फबारी के लिए। अच्छा, लेकिन एक चीज़ क्लियर कीजिए, ये ट्रॉपिकल तो नहीं है, ट्रॉपिकल तो नहीं है जहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। यहाँ टेम्परेचर भी कम है और ट्रॉपिकल की तुलना में ह्यूमिडिटी भी कम है, लेकिन जंगल को किसका नेचर मिल गया? एवरग्रीन। लेकिन यहाँ की जो लकड़ी होगी, वुड, वो सॉफ्ट होगी या हार्ड होगी? आपको क्या लगता है? सॉफ्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, लकड़ी क्या हो जाएगी? सॉफ्ट। तो उस तरह का टेम्परेचर नहीं है। लिखिए, इट इज सॉफ्ट वुड, इट इज सॉफ्ट वुड, इट इज सॉफ्ट वुड। क्या लिखा आपने? सॉफ्ट वुड। लेकिन सॉफ्ट वुड को क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? टिम्बर वुड। क्या बोलते हैं? टिम्बर वुड। ऑब्लिक देकर लिखिए, टिम्बर वुड, टिम्बर वुड, टिम्बर वुड। अभी हिमालय में टिम्बर लाइन देखा है ना आपने? वो अभी तक मैंने नहीं समझाया है, कोई बात नहीं, वो भी समझाएंगे। टिम्बर वुड, क्लियर है? यानी सॉफ्ट वुड को ही क्या बोलते हैं? टिम्बर वुड। आपको जानकर अच्छा होगा। तो बताइए, लकड़ी भारी होगी या हल्की होगी? लिखिए, लाइट वुड, लाइट वुड, हल्की लकड़ी, लाइट वुड, लाइट वुड। देखिए आपने, ठीक है? अच्छा, चलिए अब सभी लोग इमेजिन कीजिए, आपके और आपके दोनों के प्रश्नों का आंसर मैं यहाँ बना देता हूँ। मान लीजिए कि मैं इसी एरिया का एक पेड़ हूँ और मेरा नाम है ट्री कुमार, ठीक है? इसी एरिया का एक पेड़ हूँ और मेरा क्या नाम है? ट्री कुमार। और ये है मेरे पत्ते, पत्ता कभी मैं किचन के बात तो नहीं है। चलिए इमेजिन कीजिए, ये मेरे पत्ते हैं और मेरा किचन इसी पत्ते में, ठीक। तो ये तो बर्फबारी का एरिया है, तो चलिए बर्फबारी हो गई ना? तो जब बर्फबारी हो गई तो बर्फ तो पत्ते पे भी टिकेगा, तो पत्ते पे जब बर्फ टिकेगा तो बर्फ जब गिरेगा तो टेम्परेचर को माइनस में कर देगा, किचन बंद, टेम्परेचर माइनस में, फोटोसिंथेसिस खत्म, फोटोसिंथेसिस खत्म। क्या मैं खाना बना पाऊंगा? नहीं। इसका मतलब ऊपर चले जाए, क्लोज करिए, समझ में आया? तो मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं ऊपर जाने से बचना चाहता हूँ। अभी उम्र ही क्या है, आई बात समझ में? ऊपर जाने से बचना चाहता हूँ, ठीक है? तो पत्ते को गिरा देता हूँ, गिरा दिया ना, लगेगा मांस ना बजेगी, पत्ते को गिरा दिया। लेकिन अगर आप पत्ते को गिरा देंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेंगे? फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकते, तो पत्ते को गिराना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कीजिएगा और टेम्परेचर माइनस में, खाना नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधा ऐसे ही मर जाएगा। फूड तो चाहिए ना। तो प्रॉब्लम ये है कि पत्ते को मत गिराओ। तो पत्ते को मैं क्यों गिराना चाह रहा था? क्योंकि इस पर बर्फ पड़ रही थी, तो कुछ ऐसा कर लो कि बर्फ ही ना इस पर टिके। तो फिर मैंने पत्ते को मोड़ते 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 किसके शेप में कर दिया? कोनिकल। किसके शेप में? कोनिकल। और जैसे बर्फ गिरी तो बर्फ इस पर न टिक करके नीचे गिर गई। तो क्या मैं कहूँ कि बर्फबारी से बचने के लिए पेड़ और पत्ते कोनिकल शेप ले लेते हैं, इसीलिए इसको कोनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। लिखिए, आई बात समझ में? समझ में? यही होता है ट्री कुमार। लिखिए, टू सेव फ्रॉम स्नोफॉल, टू सेव फ्रॉम स्नोफॉल, इसे ले कहता हूँ कि नियमित रूप से कक्षा आइए, मतलब क्लास में आइए, ताकि पढ़ाई होती रहे। समझ में आ रहा है? अपने लिए समझ में आ रहा है? पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। क्या लिखा आप लोगों ने? टू सेव फ्रॉम स्नोफॉल, लीव्स एंड ट्रीज,
Leaves and trees change in conical shape. Leaves and trees change in conical shape. Leaves and trees change in conical shape. Change in conical shape. Change in conical shape. Called coniferous forest. Called coniferous forest. Called coniferous forest. और इसी को क्या बोलते हैं आप लोग? कोनिफेरस फॉरेस्ट. तो प्लीज सभी बच्चे याद रखिएगा. आपके मिल गया ना सब पीछे? मैम मिला ना? जो पूछ रही थी एक बार सभी लोग क्या कीजिएगा. मैं फिर से आपको बोल देता हूँ कि ये बर्फबारी का एरिया है, उसको बर्फ से बचना है, इसलिए कोनिकल शेप ले लेते हैं. इसलिए पेड़ पे बर्फ टिकता ही नहीं, आराम से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक रहे हैं, ठीक. लेकिन अब यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि यहाँ जो पेड़ों की स्पेसीज होती है उसकी डाइवर्सिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर और पानी नहीं है. लिखेंगे लेस डाइवर्सिटी ऑफ ट्रीज. लेस डाइवर्सिटी ऑफ ट्रीज. लेस डाइवर्सिटी ऑफ ट्रीज. लेस डाइवर्सिटी ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों की डाइवर्सिटी क्या होगी? कम होगी. अभी जो पॉइंट लिखिए उसमें इंपॉर्टेंट का मार्क लगा रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट का मार्क लगा करके लिखिए. लिखेंगे इन अ स्मॉल एरिया. इन अ स्मॉल एरिया. इन अ स्मॉल एरिया same species of tree is found. In a small area same species of tree is found. Same species of tree is found. Same species of tree is found. Hence it is economically useful. 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 अब बताइए कौन सा पेड़ है या कौन सा जंगल है जिसका इकोनॉमिक यूज सबसे ज्यादा है? यही है कोनिफेरस. समझ में आया? क्योंकि इसकी लकड़ी क्या होती है? सॉफ्ट होती है, टिम्बर वुड होती है. जी इधर क्यों नहीं जाइए, आप जब बैठे हैं उसी की बात करिए. आपको क्रिकेट है तो बड़ी ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये देखिए तो प्लाईवुड समझे कहते हैं. अच्छा और ये जी जैसे एप्पल मार्केट में बिकता है तो उसकी पेटी होती है, लकड़ी का एक बॉक्स व्हाइट सा लकड़ी चमकदार उखाड़ लेते हैं, वही. आई बात समझ में? दरवाजा, चौखट, प्लाईवुड सब वही है. देखिए ये दरवाजा, समझ में आया? तभी स्टाफ फिट करता है. अगर ये ट्रॉपिकल जंगल का लगाया था तो 100 किलो का तो दरवाजा ही होता है, तो चोर तो दरवाजा ही ले जाता है. भले आप अंदर सोए, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दरवाजा ले जाएगा. आराम से सोइए. गुड नाइट. समझ में आया? तो इस चीज को केयर कीजिएगा. यही है वो इमारती लकड़ी और यही है इकोनॉमिकली वर्ल्ड में सबसे यूजफुल. क्यों? क्योंकि एक ही जगह पेड़ की एक ही जाति मिलती है. एक ही जगह पेड़ की एक ही जाति मिलती है, तो आराम से एक तरफ से मशीन लगाइए और काटते काटते पूरा जंगल काट करके ले जाइए. इसीलिए इसका सबसे ज्यादा इकोनॉमिक यूजफुल है. जानते हैं इससे क्या बनता है? इस लकड़ी से पल्प. ये याद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. पल्प लिखिए, वुड पल्प इज मेड. वुड पल्प, इसमें इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाइएगा. और मेरी पूरी कोशिश है भले आप लोग का याददाश्त चला जाए लेकिन आप लोग ये ना भूलें. वुड पल्प इज मेड. वुड पल्प, PULP, वुड पल्प इज मेड. वुड पल्प इज मेड. तो बताइए इससे क्या बनता है? वुड पल्प. देखिए पल्प का मतलब क्या होता है? जैसे मुंह के अंदर चबाया हुआ भोजन, मुंह के अंदर अगर भोजन को चबाते हैं तो पल्प बन जाता है. लुगदी बोलते हैं हिंदी में पल्प. तो इससे पल्प बनता है. लकड़ियों को काटकर हाई टेम्परेचर की भट्ठी में डाल देते हैं. उस टेम्परेचर के कारण ये मिक्स होकर के पूरा क्या बन जाते हैं? पल्प बन जाते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि इससे क्या बनता है? इससे बनता है वुड पल्प. लेकिन मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इस वुड पल्प का यूज किस में किया जाता है? वुड पल्प का यूज किस में किया जाता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वुड पल्प का यूज किस में किया जाता है? लिखिए, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, हाई क्वालिटी पेपर. इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, ब्रैकेट में हाई क्वालिटी पेपर. इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, ब्रैकेट में हाई क्वालिटी पेपर. इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, ब्रैकेट में
हाई क्वालिटी पेपर। इसका मतलब बच्चे इसका यूज इसमें किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। और कैसा पेपर? हाई क्वालिटी पेपर। समझ में आया? जैसे जेरोक्स वाली जो पेज होती है, देखते हैं व्हाइटनेस, तो जो जितना महंगा पेज होता है, जितना व्हाइट होता है, वो इसी से बनता है। तो याद रखिएगा, वुड पल्प से ही क्या बनता है बच्चे? ये व्हाइट पेपर बनता है। क्लियर हो चुका? हाँ बोलिए। अब मैं बोल नहीं जा रहा, बताने जा रहे हैं। अब समझिए, भारत में जो पेपर बनता है, सुनिए, इकोनॉमी में कहा गया है कि भारत का पेपर घटिया किस्म का। घटिया यहाँ गाली के सेंस में नहीं है, लो क्वालिटी। ये हिंदी में वर्ड है क्या? भारत का पेपर घटिया किस्म का। घटिया मतलब लो क्वालिटी। देखिए, जैसे मान लीजिए आप जैसे जेरोक्स वाले पेज में लिखते हैं, ये हाई क्वालिटी पेपर है। अब कोई बच्चे रफ कॉपी का यूज नहीं करते हैं, जो सस्ती सी वाली ब्लैक या पीले जैसे होता है, सस्ता रफ कॉपी के लिए भी तो हम यूज करते हैं, वो भारत का है, पर ये भारत का नहीं है। तो हमारे यहाँ जो पेपर बनता है वो एलिफेंट घास, हाथी घास, सवाई घास, सलाई घास, घरेलू कचरा, इनसे बनता है। तो जब कचरा से बनेगा तो पेपर कैसा है? कचरा ही तो रहेगा। तो वो इसीलिए भारत का एक पेपर जो है वो टॉप लेवल पे नहीं आता, क्योंकि हम उससे बनाते हैं। लेकिन जहाँ पर ये जंगल है, पढ़ा तो रहा हूँ मैं हिमालय, लेकिन ये जंगल मैंने क्या कहा था, 0 से 90 के बीच में आएगा। तो सोचिए, जहाँ ये जंगल किसी देश में होगा तो वहाँ तो पूरा यही पेड़ होगा। वो लोग इस पेड़ को काटेंगे और क्या बना देंगे? हाई क्वालिटी पेपर। और सबको पता है कि सबसे ज्यादा ज्ञानी बाबा लोग सब इंडिया में बैठे हैं। 70 साल उम्र हो गई तब भी IAS की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जितने पढ़े लिखे हैं वो भारत में बैठे हैं, तो ये सारे पेज कहाँ बेचेंगे? भारत में। और हम और आप सरकारी नौकरी की तैयारी में दिन के पढ़ रहे हैं। ये हम प्रॉब्लम, दिन रात एकदम कलम कॉपी खींचे जा रहे हैं, सपने में सरकारी नौकरी बनने लग जाती है, सुबह उठते हैं कुछ नहीं। क्लियर हो रहा है? तो आप जरा सोचिए, इतने स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे, तो आखिर वर्ल्ड लेवल पे उनकी इकोनॉमी हुई या नहीं हुई? वर्ल्ड लेवल ऑफिसेस में उनके पेज बिकते हैं, वर्ल्ड लेवल पर बिकते हैं। क्या आप इनकी कमाई को तोड़ रहे हैं? समझिए इस बात, इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब हमारी क्वालिटी का तो हम ही यूज नहीं करते, तो फिर कैसे इकोनॉमी की तेज होगा? हो सकता है आपके दिमाग में आए कि सर हम भी चले जाए हिमालय में, एक पेड़ काट कर ले आए। तो भाई जाइए, तो वो 2.5 से 3 किलोमीटर होगा, काटिए एक पेड़, तो बेचारा जो जाएगा, एक तो 3 किलोमीटर ऊंचाई, पेड़ काटेगा, पेड़ लेके सीधा नीचे आ जाएगा। गया था भाई लकड़ी काटने, अपनी लकड़ी लेके ना खुद करके चला गया। नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो अब उस पर से आप हिमालय काटेंगे, तो बगल में वो तो नेपाल वाला भी बैठा है, वो तो तुरंत फोन कर देगा, वो सब जी इंडिया वाला पेड़ काट रहा है। फिर वो चाइनीज भी बैठे हैं बगल में, मोमोज बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं, देख लेंगे इंडिया वाला पेड़ काट रहा है। समझ में आ रहा है ना? वो भी न्यूज दे देंगे, क्योंकि हिमालय इकोसिस्टम है, आप इस ऊंचाई पे जाकर ये पेड़ को नहीं काट सकते, इसलिए हम इसको उतना यूज नहीं करते। समझ में आया? याद रखिएगा कि हाई क्वालिटी पेपर इससे बनता है। लेकिन अब ये सोचिए, ये जंगल तो हिमालय में है, लेकिन ये जंगल कहाँ है? जमीन पर है, और बेल्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जंगल जमीन पर कहाँ है, और पूरा बेल्ट के रूप में। इसमें बेल्ट के रूप में लिखिए, दिस फॉरेस्ट इज फाउंड in a belt. This forest is found like a belt in. This forest is found like a belt in. This forest is found like a belt in. Like a belt in. देखिए सभी लोग देखते चलिए, नॉर्थ अमेरिका, पहले लिखिए नॉर्थ अमेरिका, ब्रैकेट में लिखिए अलास्का एंड कनाडा। नॉर्थ अमेरिका ब्रैकेट में लिखिए अलास्का एंड कनाडा, अलास्का एंड कनाडा, अलास्का एंड कनाडा। अब यहाँ देखिए अलास्का एंड कनाडा, दिख रहा है कितना बड़ा एरिया है इस पेड़ का। सोचिए कितनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, समझिए। उसके बाद इधर आइए तो पूरा साइबेरियाई रूस एंड साइबेरियाई रशिया, एंड साइबेरियाई रशिया,
प्लीज दोनों एरिया को अंडरलाइन कर लीजिए, रट जाइएगा। एंड साइबेरियाई रशिया, एंड साइबेरियाई रशिया। क्या कीजिए, मैंने सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर का एरिया बताया, इसका मतलब है साउथ हेमिस्फीयर में ये नहीं। समझ में आया? लेकिन ये पहाड़ की ऊंचाई पर तो मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ये पहाड़ की ऊंचाई पर तो मिलेगी। तो साउथ अमेरिका में यहाँ एंडीज माउंटेन है। क्या है? एंडीज माउंटेन। तो जानते हैं एंडीज माउंटेन के ऊपर भी ये जंगल मिलता है, लेकिन यहाँ पर इसका ये नाम नहीं है, यहाँ पर इसका नाम है मोंटाना। क्या नाम है? मोंटाना। क्या गजब सेंस है। एक बार नेट पर चेक कीजिए मोंटाना फॉरेस्ट और देखिए मेरी बात सही है नहीं। आप नेट पे चेक कीजिए, आप लोग लिखिए, तब तक लिखिए पॉइंट बना के। ऑन एंडीज माउंटेन दिस फॉरेस्ट इज कॉल्ड मोंटाना। ऑन एंडीज माउंटेन this forest is called Montana. On Andes mountain this forest is called Montana. On Andes mountain this forest is called Montana. समझ में आया? हाँ, M-O-N-T-A-N-A Montana. M-O-N-T-A-N-A Montana. तो दिस फॉरेस्ट इज कॉल्ड मोंटाना। तो बच्चे भूलिएगा नहीं कि एंडीज माउंटेन पर ही इस जंगल को क्या बोला गया है? मोंटाना जंगल। इसे हाँ आ गया ना? कहाँ पर? कोलंबिया टू बोलिविया, यानी पूरी कोलंबिया से लेकर बोलिविया तक यहाँ पर है। और इसको क्या बोला गया है? मोंटाना। इसलिए ये नाम बता दिया क्योंकि कोनिफेरस अल्पाइन बोरियल की जगह अगर वो मोंटाना लिख दिए तो फिर तो आप लोगों का वहीं पर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो क्या फायदा कोई हैप्पी बर्थडे मना जाए? इससे पहले हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो यही फॉरेस्ट क्या है बच्चे? मोंटाना फॉरेस्ट है। आ गया समझ में? ठीक, चलिए अब लिखिए इंपॉर्टेंट ट्रीज। अब मैं बता दूं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज होंगे। वो अलग दिखना नहीं है, बर्फबारी उस पर नहीं टिकेगा। तो बर्फ नहीं टिकेगा। चलिए लिखिए इंपॉर्टेंट ट्रीज, लिखिए इंपॉर्टेंट ट्रीज। अब मैं ट्रीज का जो नाम लिखवा दे रहा हूँ, ऐसे ट्रीज सभी लोग लिखिएगा और प्लीज बैठे रहिएगा। लिखिए सीडर, बर्च, स्प्रूस, चिनार, विलो, फर, सिल्वर फर, पाइन, सिल्वर पाइन, चीड़। लिखिए प्लीज याद रखिएगा, इसके पेड़ों का नाम पूछ सकते हैं। सीडर, बर्च, स्प्रूस, चिनार, विलो, फर, सिल्वर फर, पाइन, सिल्वर पाइन, चीड़। आप लोग को तो पता ही है क्रिकेट बैट। बताइए इसमें से कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी से क्रिकेट बैट बनता है? विलो के आगे लिखिए क्रिकेट बैट। होता है तो क्रिकेट कैट किसके बनता है? अच्छा आप लोग केयर किए हैं, जब कभी आप लोगों ने केयर किया होगा दरवाजा या घर में अगर कोई पेंट होगा, पेंट वो नहीं, व्हाइट वॉश वाला नहीं, दरवाजे पर या लकड़ियों पे पेंट होता है तो उसमें प्राइमर मिलाते हैं लिक्विड जिसमें बहुत बदबू होता है, दैट्स टारपीन ऑयल। क्या? टारपीन ऑयल चीड़ पेड़ से निकलता है। चीड़ के आगे तीर लगाइए और लिखिए टारपीन ऑयल। चीड़ के आगे लगाइए टारपीन ऑयल, टारपीन ऑयल। चीड़ के पेड़ में कट लगाकर एक कुप्पी लोग लगा देते हैं, धीरे धीरे बूंद बूंद टपकता है। याद रखिएगा टारपीन कहते इसी चीड़ के पेड़ से आता है। क्लियर है? तो सीडर, बर्च, स्प्रूस, चिनार, विलो, फर, सिल्वर फर, पाइन, सिल्वर पाइन, चीड़।
ये इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। इसका एरिया लिखिए, एरिया कौन सा बनेगा, सीधा हिमालय और कुछ नहीं। एरिया लिखिए हिमालय माउंटेन, बस हिमालय माउंटेन, हिमालय माउंटेन। तो समझ में आया? ये मत सोचिएगा कि आपको 2-4 जंगल जैसे बुक में होता है कि जब चल बोलिए, नहीं बच्चे, बहुत चीजें हैं। अब जैसे मैंने आपको दे दिया, अब कोई भी बुक क्या पता था ना 11 के ऐसे आती है नेचुरल रिसोर्स मीडिया, तो आज ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, पूरी नोट्स को पढ़िएगा और ऐसे बुक को साथ में पढ़िएगा, देखिएगा बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप डेफिनेटली। और देखिए ट्रस्ट कीजिए खुद पर, मैंने हमेशा कहा है आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो बस आपको दिशा देना है। समझ में आया? देखिए हवा और पानी को बहना नहीं सिखाया जाता है, हवा और पानी को बहना नहीं सिखाया जाता, सिर्फ डायरेक्शन दिया जाता है ताकि वो अपने उस डायरेक्शन में बहे। आई बात समझ में? देखिए हवा ने बात करके ले लिया कि हवा और पानी को सिखाया नहीं जाता, लेकिन इसको बताना होगा हवा को भी। जंगल कितना भी खाना हम शिकार हम के लिए करते हैं। चलिए आई बात समझ में? तो इस चीज को याद रखिएगा। देखिए सीधी सी बात है, वो खिड़की खुली थी, एयर पास होने का था, प्रेशर का डिफरेंस हुआ, हवा तेजी से भागी, दरवाजे को खोलकर हवा निकली। तो सिंपल है। तो याद रखिएगा हवा और पानी ये दोनों चीजें अपना रास्ता खुद बना लेती हैं, बस। ठीक है, चलिए अब जंगल यहाँ पर हो चुका है, कुछ मिसलेनियस पॉइंट बनवा के लिखवा रहा हूँ, लिखिए पॉइंट बना के लिखिए। वो क्या है, जंगल हो चुका है, कुछ मिसलेनियस पॉइंट लिखिए। लिखिए ऑन हिमालयास, ऑन हिमालयास, on Himalayas, on some height, on Himalayas, on some height, मतलब हिमालयास पर कुछ ऊंचाई पर, on Himalayas, on some height, soft and sweet grassland is found, soft and sweet grassland is found, soft and sweet grassland is found, soft and sweet grassland is found। मतलब मैंने ये कहा है कि हिमालय पर कुछ ऊंचाई क्या मिलेगा आपको, सॉफ्ट एंड स्वीट ग्रासलैंड। देखिए सॉफ्ट एंड स्वीट ग्रासलैंड मतलब मुलायम और मीठा घास। क्या बोला बच्चे मैंने, मुलायम और मीठा घास। आप अपनी बोलचाल में दूब घास समझते हैं, पूजा वाले में यूज होता है, ठीक है, आप उसको अपने सेंस में दूब घास भी कह सकते हैं। तो यहाँ सॉफ्ट और स्वीट, सॉफ्ट मतलब मुलायम, स्वीट का मतलब मीठा। इसका मतलब ये आप मत समझिएगा बड़े कि मैं जाकर घास खाता है, क्या घास खाता है नहीं, क्या बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अच्छा इसमें ऊंट बनने के लिए तो घबरा जाता है, ठीक है। सभी को याद रखिएगा कि सॉफ्ट और स्वीट क्या मिलेगा, ग्रास विच इज कॉर्ड। लिखिए विच इज कॉर्ड, जिसे कहते हैं विच इज कॉर्ड, विच इज कॉर्ड। आगे लिखिए बच्चे विच इज कॉर्ड, जिसे कहते हैं। चलिए पहला पॉइंट बनाइए, लिखिए JNK डैश। पहला पॉइंट बनाइए, लिखिए JNK डैश। कहने का मतलब मैं बताऊंगा जिसे कहते हैं, मतलब JNK में क्या कहते हैं, समझ में आया? JNK जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या देखना पड़ रहा है ना, क्या लिखी हो, JNK जम्मू एंड कश्मीर। देखो ऐसे लिखेंगे, बताओ इसको JNK कैसे लिखते हैं, क्या मतलब क्या मतलब, थैंक गॉड, इसको सुधारो जम्मू एंड कश्मीर। चलिए लिखा आप लोगों ने, रुक जाए पहले तो ये बहुत मजबूत हो गया, टांगे थोड़ी लंबी है। अब क्या लिखा आप लोगों ने, JNK, ठीक है। डैश देके लिखिए मर्ग, MERG मर्ग। तो बताइए जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं घास भूमि को, मर्ग। मर्ग से कुछ याद आया, सोनमर्ग, गुलमर्ग है ना। जम्मू कश्मीर में 2 जगह सोनमर्ग और गुलमर्ग, यानी वो घास भूमि है, पूरी घास है दूर तक, और इसी पर होता है विंटर ओलंपिक। क्या होता है, विंटर ओलंपिक। और वो खेल समझते हैं, क्या बोलते हैं, स्कीइंग। वो जो बर्फ में फिसलते हैं, वो बांस की तरह पैर रख करके ऐसे जगह पे फिसलते हैं, स्कीइंग, वो यहीं पर होता है। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि मुलायम और मीठा घास का मैदान है, दूर तक बर्फ की चादर है, आराम से स्कीइंग कीजिए। समझ में आया? वरना अगर हिमालय में स्कीइंग करेंगे तो फिर वो नहीं जाएगा स्कीइंग। समझ में आ रहा है?
तो इस चीज को याद रखिएगा सभी लोग कि यही है सोनमर्ग और गुलमर्ग, वो घास भूमि है। फिर लिखिए उत्तराखंड डैश। अब बता देते हैं उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। उत्तराखंड यूके डैश, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में क्या बोला आपने, मर्ग। अब उत्तराखंड डैश लिखिए बुग्याल, बुग्याल, फिर लिखिए पयार, बुग्याल, फिर लिखिए पयार, और फिर लिखिए दून। दून से कुछ याद आ रहा है, देहरादून, वेरी गुड। पूरा घास भूमि है तो इतनी ऊंचाई कम है। मैं यही करके पिछले साल एक लगा यहीं पे था डिफेंस कॉलेज में, तो साफ दिख रहा था कि ये दून है। चलिए ये बात आप लोग को समझ में आ गई। तो जम्मू उत्तराखंड में क्या बोलेंगे, बुग्याल, पयार या दून कहेंगे, ठीक। फिर लिखिए WB डैश, वेस्ट बंगाल डैश, WB डैश। वेस्ट बंगाल में इसको क्या कहते हैं, वहां कहते हैं दुआर, DUAR, दुआर, DUAR, दुआर, DUAR, दुआर, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इससे निकलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट बताइए। कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए इस पॉइंट देना जरूरी है, ठीक है। चलिए पॉइंट बना के लिखिए। इन साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया on Nilgiri and Annamalai mountain, in South India on Nilgiri and Annamalai mountain, in South India on Nilgiri and Annamalai mountain, in South India on Nilgiri and Annamalai mountain, Nilgiri and Annamalai mountain, क्या कीजिएगा, mountain temperate evergreen forest is found, temperate evergreen forest is found, temperate evergreen forest is found। समझ में आ रहा है, मतलब कि टेम्परेट एवरग्रीन हो गया, जबकि टेम्परेट कभी भी एवरग्रीन नहीं होता, एवरग्रीन हमेशा ट्रॉपिकल होता है। लेकिन याद रखिएगा बच्चे, साउथ इंडिया की बात है, नीलगिरी और अन्नामलाई की ज्यादा ऊंचाई तो है नहीं, तो टेम्परेट तो आ गया, लेकिन वहां पर भी जंगल जो था वो क्या हो गया, एवरग्रीन हो गया, क्योंकि वहां ह्यूमिडिटी है, वहां क्या है, टेम्परेचर है, समुद्र के नजदीक है, इसलिए बारिश भी मिल जाता है। तो टेम्परेट होने के बाद क्या हो गया, ये एवरग्रीन। तो भूलिएगा नहीं, नीलगिरी और अन्नामलाई पर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसका एक लोकल नाम है। आपसे ये पूछेंगे, लिखिए विच इज कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, विच इज कॉल्ड सोलाज, सोलाज और शोला फॉरेस्ट, यही है सोलाज और शोला फॉरेस्ट। समझ में आया, यही कहीं पूछ रहे थे कि बताइए शोला क्या होता है, फिर आप लोग सोचेगा सर शोले तो फिल्म था, नहीं नहीं वाली बात नहीं है, यहाँ शोला या शोला। समझ में आया, सोलाज और शोला फॉरेस्ट, इसका मतलब है सोलाज और शोला फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, नीलगिरी और अन्नामलाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन ऑन तमिलनाडु, सॉरी इन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु ड्राई एवरग्रीन वेजिटेशन इज फाउंड। देखो फिर अजीब लगेगा आपको, ड्राई कब से एवरग्रीन हो गया, इन तमिलनाडु ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट इज फाउंड, इन तमिलनाडु ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट इज फाउंड। यानी तमिलनाडु में क्या मिल गया बच्चे, ड्राई भी मिल गया और एवरग्रीन भी मिल गया, यानी ड्राई ही क्या हो गया, एवरग्रीन। अब जरा सोचो भाई, चलो ट्रॉपिकल एवरग्रीन तो समझ में आया, चलो टेम्परेट भी समझ लिए, लेकिन अजीब नहीं लग रहा है, ड्राई कैसे एवरग्रीन हो जाएगा, ड्राई तो पानी नहीं होता, तो क्या एवरग्रीन हो जाएगा। लेकिन देखो जिसको दुनिया ने डाल रखा है, तमिलनाडु ने पाल रखा है, तमिलनाडु में ये जंगल है जो ड्राई के साथ क्या हो गया, एवरग्रीन। क्यों, अब देखो यहाँ पर अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो बच्चे, तमिलनाडु है तो कहते हैं कि साउथ वेस्ट मॉनसून से भी बारिश होती है, तो बारिश के सीजन में तो बारिश नहीं है, लेकिन विंटर सीजन में जब बारिश कहीं नहीं होती वो तो सूखा पीरियड है, तो रिटर्निंग मॉनसून से बारिश होता है। यानी तमिलनाडु में जाती मॉनसून और आती मॉनसून दोनों से क्या होती है, बारिश। इसका मतलब ड्राई सीजन में भी क्या मिल गया, पानी, और तमिलनाडु में जंगल क्या हो गया, एवरग्रीन। इसलिए भूलना नहीं, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि इनको दोनों मॉनसून से बारिश मिलती है। लिख लीजिए, बिकॉज इट गेट, देखा, ये मत सोचिएगा कि आपको जो बता रहा हूं उसको मैं आगे नहीं जोड़ सकता, बिकॉज इट गेट्स रेनफॉल बाय बोथ मॉनसून,
because it gets rainfall by both monsoon. Because it gets rainfall by both monsoon. Good. Because it gets rainfall by both monsoon. क्योंकि इसको दोनों मानसून से क्या मिलती है? बारिश मिलती है। अब जाकर आपका जंगल चैप्टर खत्म हो, तो देख सकते हैं बच्चे जंगल चैप्टर में कितनी बातें थी। लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश थी, देखिए मैं हमेशा तो झूठ ही बोलता हूँ, तो फिर मैं वही झूठ बोल रहा हूँ कि बेस्ट क्लासरूम्स और बेस्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएस है, मेंस है, ऑप्शनल है, फ्री है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? अच्छा, अब देखिए, अब आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे ऑक्सफोर्ड के एटलस में वेजिटेशन का भी फोटो हो, बस उसको बना दीजिए। समझ में आया? चलिए, अब यहाँ हमने जंगल खत्म किया। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। जैसे जंगल से फिक्स है वैसे वहाँ से फिक्स है। तो मुझे बताइए, जंगल हवा में होता है जमीन पर? जमीन पर। जमीन पर भी किस पर? मिट्टी में। तो अगला चैप्टर मिट्टी। गुड। लिखिए सॉइल्स ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया, और इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए। और जब भी कहिए सॉइल में एकदम तबियत से पढ़ेंगे, ऐसा मेरी बात सुनते रहिए, मैं आप सबके दिमाग में मिट्टी भर दूंगा। हाँ, एक पेज छोड़ दीजिए, लिखिए सॉइल्स ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है ना? सबके दिमाग में मिट्टी भर दूंगा। मेरा ये यही है, मैंने एक बैच में यही डायलॉग देके पढ़ा दिया था कि दिमाग में मिट्टी भर दूंगा। तो उसके बाद वो टीचर डे कुछ आता है ना, तो टीचर्स डे होता है, अब जो भी होता है, तो टीचर्स डे था, सब टीचर जाते हैं और मैं नहीं जाता जनरली। ये टीचर जो मेरे में सब में कोई एक्टिव नहीं, मैं अपना पढ़ाया, कोई पता नहीं मेरी बीमारी, पढ़ाना वक्त को उसके बाद चले जाना, फिर मैं नहीं आता। तो मेरे एक स्टूडेंट ने इसी डायलॉग को बोली थी, मेरी कॉपी करके आधी क्लास के अंदर पढ़ते रहो, तुम सबके दिमाग में मिट्टी कर दूंगा पूरा। मतलब वो कहते हैं ना कि मैं नहीं था, लेकिन मेरा पूरा प्रेजेंस उसने बना दिया, तो ये मिट्टी भरेगा सबके दिमाग में। ठीक है, तो देखिए मुझे आज भी याद नहीं हुआ, तो याद रखिएगा कि दिमाग में क्या भर देंगे आप लोगों के? मिट्टी भर देंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले समझिए मिट्टी होता क्या है, सॉइल होता है। बच्चे, अर्थ का जो ऊपरी थिन लेयर है वही क्या है? सॉइल। पहले बच्चे की तरह सीखिएगा, आपको थोड़ा भी कष्ट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे द अपर थिन, और याद रखिए आपके दिमाग से नोट्स बन रहा है बच्चे। ठीक है, यहाँ हम टीचर्स पे नहीं जाना, आप जो सोचते हैं वही आपका नोट्स हो जाएगा। लिखिए द अपर थिन, द अपर थिन, द अपर थिन। थोड़ा रुक जाइए, जैसे मैंने क्या कहा, अपर थिन, तो मान लीजिए ये अर्थ है, तो इसकी ऊपरी थिन यही मानो, तो अपर थिन लेयर बोल सकते हैं। पर ये लेयर किस चीज का लेयर है? गुड, आपको याद होगा मैंने कहा था अर्थ सेडिमेंट्री रॉक से बना थका हुआ, वो मिट्टी तो था। तो अपर थिन सेडिमेंट्री लेयर, देखिए ट्रिक देखिए, कम शब्द में द बेस्ट लेयर। जान के क्या करेंगे जब मैंने प्रेजेंट नहीं किया? तो मेरे पास नॉलेज रख के क्या कर लिया जब प्रेजेंट नहीं किया? कहने का मेरा ये है, तो आप खुद सोचेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर? लिखिएगा द अपर थिन सेडिमेंट्री लेयर, द अपर थिन सेडिमेंट्री लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, द अपर थिन सेडिमेंट्री लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, द अपर थिन सेडिमेंट्री लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, ऑफ अर्थ surface is considered as soil, is considered as soil, is considered as soil, is considered as soil। इसी को कैसे कंसीडर करते हैं? soil। तो अपर थिन सेडिमेंट्री लेयर इज कंसीडर्ड एज soil। एकदम सिंपल, अपर थिन सेडिमेंट्री लेयर इज कंसीडर्ड एज soil। और ये soil जो है ये क्या करती है? एग्रीकल्चर को और ह्यूमन एक्टिविटी को क्या देती है? बेस देती है, विच प्रोवाइड्स बेस टू द एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट प्रोवाइड्स बेस टू द एग्रीकल्चर, इट प्रोवाइड्स बेस, ठीक है, विच गलत नहीं था बस, लिखिए इट प्रोवाइड्स या विच प्रोवाइड्स, कोई दिक्कत नहीं था, विच प्रोवाइड्स बेस टू द एग्रीकल्चर एंड अदर ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, to the agriculture and other human economic activity, other human economic activity।
अदर ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये जो AG है ये ऊपरी लेयर है और ये ह्यूमन और एग्रीकल्चर को क्या प्रोवाइड करती है, बेस प्रोवाइड करती है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ठीक है, फिर लिखेंगे soil is made by weathering and erosion process। Soil is made by weathering and erosional 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 process। weathering हमने लाइन कर ली, weathering। अब सुनिए सभी लोग, बच्चे अगर पूछेगा सॉइल किससे बना है, ऑप्शन में दोनों है तो दोनों टिक कीजिए, नहीं तो मेन क्या टिक कीजिएगा, वेदरिंग। भूलिएगा नहीं, मेन क्या टिक कीजिएगा, वेदरिंग। तो सॉइल जो है वो आपको वेदरिंग प्रोसेस से बना है। किससे बना है, वेदरिंग प्रोसेस से बना है। क्लियर है? अच्छा, तो ये तो चलिए समझ में आया कि एक सेडिमेंट्री लेयर है, अर्थ के ऊपर है, ये प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी भी मैंने आपको सॉइल की डेफिनेशन नहीं बताई। आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि व्हाट एलिमेंट्स आर फाउंड इन सॉइल। इस सॉइल में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो मैं उसी को बोलता हूँ कि सॉइल किन चीजों से मिलकर बना है। तो चलिए पहले सॉइल की उस डेफिनेशन को जानते हैं, जिससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा। लिखिएगा सॉइल इज मेड बाय, सॉइल इज मेड बाय, सॉइल इज मेड बाय different, soil is made by different types, the kind of rocks, different kind of rock, different kind of rocks, different kind of rocks, मतलब तरह तरह के रॉक। इसका मतलब सारे रॉक आ गए। ट्रिक देखिए, सभी रॉक आ गए क्योंकि अर्थ में तो पूरा रॉक ही है, कॉमा डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स। देखिए हर तरह का मिनरल भी आ गया, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स। यानी आपने देखा कि डिफरेंट काइंड रॉक के भी आ गए और डिफरेंट काइंड किसके आ गए, मिनरल्स। यानी ये जो सॉइल है इसमें तरह तरह का रॉक है, तरह तरह का क्या है, मिनरल भी है। फिर लिखिए कॉमा लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट, living and non-living element, living and non-living element। अब क्या कीजिए, लिविंग भी आ गया और नॉन लिविंग भी आ गया। तो नेचर में तो दोनों ही चीज है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग, तो सब दोनों ही है। तो याद रखिएगा बच्चे, ट्रिक सुनिए, जब भी पूछेगा सॉइल क्या है, या अगर आपको मिट्टी पर कुछ लिखने आता है तो जरूर आप इसको लिखिएगा कि सॉइल में जो है, ठीक है, तो ये जरूर लिखिएगा कि जो सॉइल में जो है वो क्या है, आपको तरह तरह के क्या है, रॉक है। पहले ये याद रहेगा, तरह तरह के क्या है, रॉक है। उसके बाद तरह तरह के मिनरल्स हैं, उसके बाद इसमें लिविंग भी है, इसके बाद इसमें नॉन लिविंग। तो लिविंग नॉन लिविंग का मतलब तो सब आ गया। फिर लिखिए कॉमा एयर एंड वाटर, कॉमा एयर एंड वाटर, फुल स्टॉप, एयर एंड वाटर फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस मिट्टी में क्या है, बोलिए तरह तरह के रॉक हैं, मिनरल है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, हवा भी है और पानी भी है। इसका मतलब है इस नेचर में, हाँ बैठ लगा सना दीजिएगा दरवाजा, तो इट्स ओके, बैठिए मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में, उसको लॉक नहीं कीजिएगा, फिर आखिर में कोई तो ये हो जाएगा, हाँ हो जाए, वो टूट जाए। तो यहाँ पर समझ में आया, तो तरह तरह का एयर, इसमें हवा भी है और फिर क्या है, इसमें पानी भी। पूरी बात समझ में आ गई, तो इस चीज़ को नहीं भूलिएगा, सब कुछ मिट्टी नहीं है। पहले तो परिभाषा एकदम ये चीज़ समझ में आया, ठीक। अब जो मैं लिखवा रहा हूँ प्लीज़ इसको भी याद रखिएगा। मैं क्लास नोट्स को बहुत इंपॉर्टेंट बना दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन टैकल करने में आसानी होगी। आगे लिखिए, अब चाहे साइंस में भी टर्म हो, एनवायरनमेंट में हो, बायोलॉजी में हो या मिट्टी में हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज क्लियर, लिखिए
क्योंकि जब कल को मैं नहीं पढ़ा मुझे लिखेंगे soil the formation of soil is affected by 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 यानी मिट्टी के बनने पर क्या क्या का इफेक्ट पड़ता है। प्लीज याद रखिएगा, लिखिए क्लाइमेट गुड क्लाइमेट कॉमा मदर रॉक मतलब वहां जो पहाड़ पर मदर रॉक क्लाइमेट लिखा आपने, मदर रॉक लिखा, मदर रॉक कॉमा एल्टीट्यूड देखिए एक बात क्या कीजिएगा, क्लाइमेट कहने का मतलब है उसमें बारिश, पानी, गर्मी, लैटिट्यूड सब आ गया, क्लाइमेट सब आ जाता है। क्लाइमेट मदर ऑफ एल्टीट्यूड कॉमा कॉन्टिनेंट वेट क्लाइमेट मदर ऑफ एल्टीट्यूड स्लोप कॉमा रिलीफ एक्सेट्रा। वेट एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं भूलिएगा, कॉमा देखिए टाइम पीरियड याद रखिएगा, बिना टाइम पीरियड के बात नहीं होगी, टाइम पीरियड लिखना है, टाइम पीरियड एक्सेट्रा। यानी मिट्टी का जब भी निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, उसमें आपके क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ेगा, मदर रॉक का इफेक्ट पड़ेगा, उस एरिया के रिलीफ का इफेक्ट पड़ेगा, हाइट एल्टीट्यूड का इफेक्ट पड़ेगा, स्लोप का इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ तक के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, क्योंकि आपको पता है कि 1 इंच सॉइल बनने में लाखों साल लगते हैं। कितना? लाखों साल। 1 इंच सॉइल बनने में लाखों साल लगते हैं, और ये जेसीबी वाले एक बार में मिट्टी काट के चले जाते हैं। कितना दुख। आप जरा सोचिए, जिस नेचर को 1 इंच मिट्टी बनाने में 1 लाख साल लगता है, आपको काटने में 1 मिनट लगता है। यही तो डिस्ट्रक्शन है, यही तो विनाश है। समझ में आ रहा है? इसलिए किसी भी चीज को नेचर का मजाक नहीं समझना है, क्योंकि अगर आप नेचर को मजाक समझेंगे तो फिर सिग्नेचर भी नहीं बचाएगा। सिग्नेचर वो सिग्नेचर कहा था मैंने, लोग समझ के मानेंगे। आगे समझ, ठीक है, आगे लिखिएगा। अच्छा एक चीज क्या कीजिएगा, यहाँ कुछ खास बातें मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको पता है हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मिट्टी में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले बताइए, भारत की क्लाइमेट गर्म है या ठंडी है? गर्म, टेम्परेचर हाई हो गया तो 18 साल होगा। बस लिखिए, जितना जानते हैं लिखिए। एक कमाल की चीज बता रहा हूँ, कमाल की चीज। The climate of India is tropical. 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 तो भारत का क्लाइमेट क्या है? ट्रॉपिकल। इसका मतलब टेम्परेचर हाई होगा, डिग्री आसान होगा। लिखिएगा हेंस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, hence high temperature throughout the year, hence high temperature throughout the year, hence high temperature throughout the year। अच्छा अब जरा सुनिए आप लोग सभी लोग, आपको पता है मिट्टी में नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया रहते हैं जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, तभी मिट्टी क्या होती है? फर्टाइल होती है ना। लेकिन भारत का तो क्लाइमेट गर्म है, टेम्परेचर सालों को ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन वाले जो बैक्टीरिया हैं वो मिट्टी में जिंदा नहीं रह पाते। समझ में आया? लिखिए सो नाइट्रोबैक्टर्स, नाइट्रोबैक्टर्स मतलब नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया। सो नाइट्रोजन बैक्टर्स आर नॉट अलाइव इन द सॉइल,
are not alive in the soil. So nitrobacters are not alive in the soil. तो जो नाइट्रोबैक्टर्स है बच्चे वो मिट्टी में जिंदा नहीं रह पाते। अब जरा सुनिए, जब नाइट्रोबैक्टर्स टेम्परेचर के कारण मिट्टी में जिंदा नहीं रह पाते तो क्या मिट्टी में नाइट्रोजन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या है? कमी। लिखिए, hence there is lack of nitrogen in Indian soil. Hence there is lack of nitrogen in Indian soil. Lack of nitrogen in Indian soil. Lack of nitrogen in Indian soil. तो इंडियन सॉइल में किसकी कमी है बच्चे? नाइट्रोजन की कमी है। आप लोग को पूरी बात समझ में आ गया कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। और बच्चे आपको पता है बच्चे, नाइट्रोजन फर्टिलिटी बढ़ाता है। इसका मतलब है ये फर्टिलिटी को क्या करता है? इम्पैक्ट डालता है। इट मेक्स इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इट मेक्स इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इट मेक्स impact on fertility of soil. It makes impact on fertility of soil. It makes impact on fertility of soil. यानी मिट्टी की फर्टिलिटी पर क्या डालता है बच्चे? इफेक्ट डालता है। अब जरा सोचिए, अच्छा आप लोग को सब चलिए एक तरह से लगभग कुछ बच्चे एग्रीकल्चर फैमिली से होंगे, हैं? तुम तो है, पता है, तुम पता है। गुड, पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो। समझ में आया? अर्जुन सोच समझ के बताइए बच्चे, आपके यहाँ एग्रीकल्चर बिना फर्टिलाइजर यूरिया ये सब डाले होती है क्या? ऐसे ही पूछ लो, नहीं होती ना? सुनिए सभी लोग, कैसे स्टडी करो। भारत एग्रीकल्चर का देश है। यहाँ लगभग 70% आबादी जो है एग्रीकल्चर में लगी हुई है, खेती कर रही है, किसानी कर रही है। लेकिन क्या हमारे यहाँ बिना यूरिया फर्टिलाइजर डाले, क्या बिना यूरिया और फर्टिलाइजर डाले खेती होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी है। तो जब नाइट्रोजन की कमी है तो फिर मिट्टी की तो फर्टिलिटी नहीं है। तो वर्ल्ड लेवल पे भारत की मिट्टी को क्या माना गया है? लो क्वालिटी मिट्टी। क्या माना गया है? लो क्वालिटी, क्योंकि फर्टिलिटी है नहीं। तभी तो हम लोग यूरिया और फर्टिलाइजर डाल के खेती करते हैं। और जब सोचिए कि क्या किसान यूरिया और फर्टिलाइजर खरीद सकता है? इतने मजबूत किसान है नहीं। तो किसान क्या लेते हैं? लोन, कर्ज। दिक्कत है ना प्राइवेट से, सेठ, साहूकार, महाजन, ऐसे वर्ड होता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हर जगह मिलेगा, वो ब्याज और सूद पर नहीं पैसा लोग देते हैं। वो कुछ क्या लगाएगा लोग? क्या भाई है क्या? ऐसा कुछ लोग आपके पास है ना? बस अच्छे समझ जाओगे। तो ये ब्याज और सूद पे तो पैसा दे देते हैं। किसान जाते हैं खेती करने। क्या जरूरी है कि खेती अच्छा हो? उसके बाद किसान क्या होते हैं? पैसा चुका पाते हैं? नहीं। बेचारा किसान को क्या करना पड़ता है? सुसाइड। कितना बड़ा अपराध कर लेते हैं ये किसान। तो पता चला मिट्टी ही ऐसी है, क्या करेंगे? कहाँ से होगा? उस पर से मौसम निर्भर है, बारिश वक्त पे होती नहीं। सबकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। और देखिए हमारे समाज में दो ही जिम्मेदारी होती है जनरली, एक तो घर बनवाना है, दूसरा बच्चे का शादी करना। देखिए जनरली ऐसे नहीं, दो जिम्मेदारियां हैं। समझिए आप लोग इंग्लैंड के समाज से काम करेंगे, उल्टा जब आप लोग इस गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पकड़ेंगे तो ऐसे लोग ही तो मिलेंगे जिनके पास जिम्मेदारियां, जिनको गाय भैंस बकरी खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो आप साइन करेंगे और 50% कमीशन काट लेंगे। सुधर जाए और कमीशन लेना है। गुड, ये काम नहीं करने का। एक मैडम पोस्टिंग ली थी झारखंड सरकार में, पहले ही दिन बैठी थी, पहले ही दिन 10,000 की मुँह दिखाई दी। कितनी? 10,000। आगे हमारा लेकर एंट्री करो शुरू। चलिए अजय मैडम किसी जेल, कितनी बड़ी गलती, तुम पहले ही दिन नौकरी में बैठी और 10,000 का घूस। अरे थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए था। अरे ठीक है, पैसे बुरे नहीं लगते, ठीक है कमाओ, पर ये क्या ऐसी बड़ी गलती?
जो सेंसिटिव पोस्ट में बैठ करके आप ले लिए और चला गया, करियर खत्म हो गया, छोटी सी गलती क्रॉस लग गया, जेल में भी चले गए, FIR भी हो गया, सरकारी सारी सुविधाएं बंद हो गई, भविष्य में आप नौकरी नहीं ले सकते। उसके बाद जब छूट करके घर में आएंगे तो समाज हंसा नहीं ना आप पर। तो क्यों ऐसा गलती करते हैं? आजकल एंटी करप्शन में तो कितना स्ट्रिक्ट हो गया है, तुरंत पकड़ लेता है। इसीलिए घूस डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, किसी बगल में राशन दुकान वगैरह सेट कर लेना चाहिए, जब वहां से बोलना साहब बोले 1 किलो चीनी, वो ट्रिक होता है, ऐसे ही होता है। मेरा एक दोस्त है, देखिए उसकी कहानी बताता हूँ। वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। एक जगह गया रेट मारने, तो जिसने उसने रेट मारा वो उसको बोलता है तब करके तुम्हारा महीना नहीं पहुंचा तो आ गया। उसको बहुत अजीब लगा, मुझे रेट मारने आया मेरे को बोलता है कि तुम्हारा महीना नहीं पहुंचा, मैं कब से महीना खा रहा हूँ। बाद में पता किया तो उसके नाम पर जो घूस आता था वो उसका चपरासी खाता था, प्यून। नाम पर तो आपके घूस आ रहा है, अरे प्यून खा रहा है पर नाम तो आ रहा है, तो फिर आप कैसे ये काम कर सकते हैं? मजबूरन उसको हटना पड़ा। कमाल है ना, नाम पे तो नहीं रहा। और अगर आप ज़्यादा ईमानदार बनिएगा तो ऐसा जगह ट्रांसफर करेगा पता भी नहीं चलेगा, क्यों आपने चेंज डिस्टर्ब कर दिया। ये होती है, इस चीज़ को बैलेंस किया जाता है, एंग्री एम्पल नहीं बना जाता। समझ में आ रहा है? नहीं तो पता भी नहीं चलेगा, गायब हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ है। तो इस बात को समझिए, सभी डिस्टर्बेंस होता है। तो ट्रिक याद रखिएगा बच्चे कि हमारे यहाँ क्या है, हम बिना फर्टिलाइजर के खेती नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मिट्टी में किसकी कमी है? नाइट्रोजन। अच्छा, अभी जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मिट्टी में कितने बेसिक एसेंशियल होते हैं? सिर्फ 3 होते हैं। कितने? 3 लिखेंगे। There are 3 basic nutrients in the soil. 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 तो मिट्टी में कितने बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चे? 3 होते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूले पे सिखा रहा हूँ, प्लीज इसको चिपका दीजिएगा, पेंस वाला कहीं भी आएगा तो चिपका दीजिएगा, ये मजा टाइप का जाएगा। लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ। एज इट इज लिख लीजिएगा, एज इट इज। क्या समझे मतलब? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सबको याद हो गया? नाइट्रोजन कितना चाहिए? 4, पोटेशियम, फास्फोरस 2 और पोटेशियम 1। तो सबसे ज्यादा क्या चाहिए? नाइट्रोजन। और भारत की मिट्टी में किसकी कमी है? नाइट्रोजन। दिखा बैठ लग, हमारे मिट्टी में उसी चीज की कमी है जो सबसे ज्यादा चाहिए। तो क्या ये आइडियल रेशियो है भारत की मिट्टी में? लिख लीजिए, यही कमी है बच्चे, लिखिएगा। दिस आइडियल रेशियो इज नॉट फाउंड इन इंडियन सॉइल। यही तो दिक्कत है। एक बेचारा किसान क्या करेगा? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दिस आइडियल रेशियो इज नॉट फाउंड इन इंडियन सॉइल। दिस आइडियल रेशियो इज नॉट फाउंड इन इंडियन सॉइल, यानी इंडियन सॉइल में ये आइडियल रेशियो क्या है बच्चे? नहीं। समझ में आ गया? दिस आइडियल रेशियो इज नॉट फाउंड इन इंडियन सॉइल, यानी जिस एनपीके में सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन की जरूरत थी वही नहीं है, तो भारत की मिट्टी फिर कैसे इनफर्टाइल होगी? तो प्रॉब्लम है, एक तो नाइट्रोजन भी नहीं है, दूसरा एनपीके भी नहीं है। तभी तो इतना महंगा फर्टिलाइजर आता है बच्चे, यूरिया का पैकेट आता है। अब देखिए, अब क्या है, लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा रहे हैं।
गोबर समझते हैं, गाय भैंस का जो वेस्टेज होता है वो गोबर भी डाल करके अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो और प्लस क्या है, मल्चिंग, खेतों का जो कचरा होता है फसल कटने के बाद उनको भी मिक्स करके ये सब किया जा रहा है ताकि हमारी निर्भरता फर्टिलाइजर पे कम हो। क्योंकि इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर खाएंगे बच्चे, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड होता है, तो ये शरीर को खत्म भी तो करता है। आप लोगों का जो फूड कल्चर है, यहाँ पे आप लोग जो भी खाते हैं खाना, क्या वो सेफ है? आपको लगता है सेफ है? नहीं, कोई चीज़ सेफ नहीं है बच्चे। आप अभी ब्लड चेक कर लेंगे तो 50 तरह की बीमारी निकल जाएगी, क्योंकि फूड से ही तो सब कुछ है। हमारा फूड कल्चर तो बहुत कुछ केमिकल, प्रिजर्वेटिव, यही सब तो है। कहाँ फ्रेश खाना खा रहे हैं? सबके दिमाग में केमिकल दूसरा चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये बड़ी बात है, क्लियर है? अच्छा, इससे एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, क्या भारत में बारिश हर जगह एक जैसा है? कहीं पर बारिश ज़्यादा है और कहीं पर बारिश कम। लिखिएगा पॉइंट बनाकर, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल क्लाइमेट। So there is variability in rainfall, so there is variability मतलब अंतर, variability in rainfall, so there is variability in rainfall, so there is variability in rainfall। यानी rainfall में क्या है बच्चे? variability। लिखिएगा, where rainfall is high, where rainfall is high, where rainfall is high, where rainfall is high, pH is low, pH value is low, where rainfall is high, pH value is low। क्या है pH value? pH एसिडिक बेसिडिक वाला जो होता है, ठीक है? तो जहाँ रेनफॉल हाई है वहाँ pH वैल्यू क्या है? लो है। तो pH वैल्यू लो होगी तो मिट्टी एसिड होगी या बेस होगी? एसिड। गुड, क्योंकि जब pH लो होता है तो क्या होता है? मिट्टी एसिडिक हो जाती है। लिखिए, सॉइल बिकम्स एसिडिक, सॉइल बिकम्स एसिडिक। तो सोचिए, जहाँ पर जमकर भी बारिश हो रही है वहाँ की मिट्टी क्या हो जा रही है? एसिडिक। तो क्या खेती कर पाएंगे? क्योंकि एसिड तो खराब होता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना बच्चे, एक ट्रिक सिखा रहा हूँ कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर pH वैल्यू क्या होता है? लो। और pH वैल्यू अगर लो होता है तो फिर मिट्टी क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। फिर आगे लिखिए, where rainfall is low, pH value is high, where rainfall is low, where rainfall is low, where rainfall is low, pH value is high, pH value is high, pH value is high, pH value is high। और pH वैल्यू हाई होगा तो फिर मिट्टी क्या हो जाएगी? बेसिक। सॉइल बिकम्स बेसिक, सॉइल बिकम्स बेसिक। प्लीज इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बना लीजिए झट से। देखिए फॉर्मूले के अंदर लिख दिया है कि जब बारिश ज़्यादा होगा रेनफॉल तो pH कम होगा, मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, और जब बारिश ही कम हो जाएगी तो pH ज़्यादा हो जाएगा, मिट्टी बेसिक हो जाएगी। तो ना तो एसिडिक अच्छा हो ना तो बेसिक अच्छा। तो यहाँ का किसान बेचारा क्या करेगा? बैठ लेकर खेती करेगा। आगे समझ में? तो इस चीज को नहीं भूलिएगा। मिट्टी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 2 लाइन का 4 लाइन का डेफिनेशन देकर आप मिट्टी को पढ़ के समझ जाएंगे। इन बेसिक्स कंटेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चे न्यूट्रल मिट्टी कहाँ मिलेगी, इसीलिए भी हमें बहुत दिक्कत होती है। ठीक, अच्छा, फिर लिखिएगा, there are 2 type of soil। तो मिट्टी कितने टाइप की है? 2। There are 2 types of soil on the basis of origin, on the basis of origin, origin को अंडरलाइन कर लीजिएगा। There are 2 types of soil on the basis of origin, there are 2 types of soil on the basis of origin। तो origin के बेस पे कितने तरह की मिट्टी है? 2 तरह की, ठीक है? समझ में आया? लेकिन सब तरह की मिट्टी कितने टाइप की होती है? पता है? 5 टाइप की।
लेकिन मैंने क्या बोला, झूठ पढ़ा रहा हूँ। मिट्टी अभी आपने कहा ना 5 टाइप की, इसलिए मैंने पूछ लिया आप लोगों से कि कल को ये नहीं कि आप लोग मुझे पीठ पीछे दुआ दें। नहीं, इसने कहा नहीं कभी। इतने तो इज्जत कमाई है। इतना सही बच्चे याद रखिए, मैंने 2 टाइप कहा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। याद रखिए, ये कहीं नहीं है पर ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मैं उसी को देखिए, जैसे क्वेश्चन जो आता है मैं उसी को नोट्स बनाकर आपको लाइव मतलब साथ साथ लिखवाता हूँ। वैसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ सीक्वेंस दे रहा हूँ, जैसे नोट्स आ रहा है उसका नोट्स बना दे रहा हूँ। तो ओरिजिन पर 2 तरह की मिट्टी है, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लिखिए जोनल सॉइल, ZONAL, जोनल सॉइल, ZONAL, जोनल सॉइल। पहला लिखिए जोनल सॉइल। तो ओरिजिन के बेस पर मिट्टी 2 तरह की है। पहली मिट्टी का क्या नाम है, जोनल सॉइल। तो चलिए समझते हैं पहले जोनल सॉइल होता है क्या। जैसे लिखिए सबसॉइल, सबसॉइल which is made there subsoil which is made subsoil which is made on that proper place, which is made on that proper place, which is made on that proper place where it is found, where it is found, where it is found। क्या समझे, कोई बताएगा? क्या समझे? वहीं बना है, समझ में आया? यानी अगर यहाँ पर कोई मिट्टी मिल रही हो तो वो यहीं बनी हो, मतलब इसकी मदर यहीं पर हो, मदर रॉक वहीं पर हो। लिखिए मदर रॉक शुड बी देयर, मतलब जिससे वो बनी है वहीं पे, क्योंकि वेदरिंग से बनी है ना, बताया ना आपको। मदर रॉक शुड बी देयर, मदर रॉक वहीं होनी चाहिए, समझ में आया? उसी को क्या बोलिएगा, जोनल, मदर रॉक शुड बी देयर। ठीक, अब दूसरा लिखिए ए जोनल सॉइल, ए लगा लीजिए। दूसरे पे लिखिए ए जोनल सॉइल, बस इसमें ए लगा लीजिए, ए जोनल, ये जोनल सॉइल। ये जोनल सॉइल आप लोग समझ गए होंगे क्या, मिट्टी जहां मिल रही है वहां पर नहीं बनी, समझ में आया? लिखिए सबसॉइल which is found in any proper place, subsoil which is found in any proper place but not made there, which is found in any proper place, subsoil which is found in any proper place, subsoil which is found in any proper place but not made there, but not made there। मतलब कि कोई मिट्टी अगर किसी जगह पर पाई जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं पर बनी, इसका मतलब मिट्टी वहां नहीं बनी, इसका मतलब मिट्टी बाहर से आई, समझ में आया? लिखिए इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, या इट केम फ्रॉम आउटसाइड, इट केम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से नहीं, इट केम फ्रॉम आउटसाइड। इट मींस mother rock is not there, it means mother rock is not there, mother rock is not there। आगे समझ में? तो सबसे पहले आपने ये जाना कि मिट्टी कितने टाइप की है, किस बेसिस पर बच्चे, ओरिजिन, ओरिजिन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ओरिजिन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपने अब जैसे मैंने अभी आपसे पूछा मिट्टी कितने टाइप की बताया आपने मुझे, कितने टाइप की मिट्टी बताई? 5। पूरी बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन जानते हैं मिट्टी का क्लासिफिकेशन कौन करता है? भारत सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईकर जी। मैं भारत सरकार की रिपोर्ट पढ़ा दे रहा हूं, बात कर रहा हूं, भारत सरकार की रिपोर्ट ही मिट्टी में पढ़ा दे रहा हूं, हो गया इससे काम। लिखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च।
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ब्रैकेट में लिखिए ICAR, ICAR, आयकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयकर, ठीक है। क्लासिफाइड इंडियन सॉइल, यानी आयकर की रिपोर्ट है, आयकर क्लासिफाइड इंडियन सॉइल, आयकर क्लासिफाइड इंडियन सॉइल, आयकर क्लासिफाइड इंडियन सॉइल in 8 types, 8 types, गलती से भी 5 नहीं बोली है, दिस इज रॉन्ग, अगर कहीं पर कोई बताया दैट्स रॉन्ग, मैंने क्या बोला 8, आपको यकीन नहीं होगा, क्लास 11 की एनसीईआरटी, आई रिपीट, क्लास 11 की एनसीईआरटी में है सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें जाकर देखिए 1 टाइप है, नेट पर खोज लीजिए, आयकर ने इंडियन सॉइल को कितने टाइप में बांटा है, साफ लिखा हुआ 8 टाइप, इसलिए पुराने बुक में 4, 5, 6 लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, मैंने क्या कहा, मैं टीचर नहीं हूँ, मुझे जो नॉलेज है वो मैं आपको बस दे रहा हूँ, तो याद रखिएगा सभी लोग, आयकर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत की मिट्टी को कितने पार्ट में बांटा है, 8 पार्ट। अब हमें यहाँ से एक एक मिट्टी को पढ़ना है, पूरी बात समझ में आ गई, थैंक यू क्लास।